हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। तो आज का वन शॉट में लेकर आई हूं एक बेहद 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, और एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ज्यादा मार्क्स क्षमता रखता है, बेसिकली मार्क्स की, पार्ट बी की कंपनी लॉ की, दैट इज जर्नल मीटिंग, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। तो आज इस वन शॉट में मेरे बच्चे हम डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको कोई भी डिफिकल्टी इस चैप्टर को पढ़ते हुए जो है रजे वो ना आए, ठीक है। अब पढ़ेंगे कैसे, देखिए रजे, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, कंप्लीटली रिटन बाय मी, राइट, कंप्लीटली रिटन बाय मी, एंड ये आई गेस 70 पेजेस में मेरे को लग रहा है ये जर्नल मीटिंग आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आप ये 70 के 70 पेजेस को रिवाइज कर लोगे बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपका जर्नल मीटिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज्यादा मक्खन हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें सारी वो चीजें कवर है रजे जो आपको जर्नल मीटिंग के लिए करनी जरूरी है, ठीक है रजे। तो जब हम जर्नल मीटिंग की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 96 से लेकर 121 तक की कवरेज रहती है। मतलब 96 से हम जर्नल मीटिंग पढ़ना शुरू होते हैं और 121 तक जर्नल मीटिंग पढ़ते हुए जाते हैं। अच्छा, रूल्स कौन से लगते हैं इसमें? जर्नल मीटिंग रूल्स नहीं लगते, क्योंकि यहां पे कंपनी को मैनेज करने की बात हो रही है, कंपनी को एडमिनिस्टर करने की बात हो रही है। तो यहां पे लगते हैं रजे कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। कौन से रूल्स लगते हैं? कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। फॉर्म की सीरीज लगती है रजी एमजीटी सीरीज। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 लगता है। अच्छा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जब मैं 1 की बात करती हूं तो रजे वो आपका लगता है बोर्ड मीटिंग पे। मैम, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? रजे ये आईसीएसआई इशू करता है। मतलब दीज आर लाइक कि आपको सेक्शन के साथ साथ इन इन चीजों का भी ध्यान रखना है, इन इन स्टैंडर्ड्स को भी फुलफिल करना है। तो जब मैं आपको बोर्ड मीटिंग पढ़ाऊंगी रजे, तो मैं आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 पढ़ाऊंगी, और क्योंकि अभी हम जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं तो ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 है रजे। और साथ ही साथ इसमें सेबी की जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वाली रजे जो इसमें बात है वो भी लगती है, राइट। जो आपकी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2025 है, 15 है, वो भी आपकी प्रॉपर जनरल मीटिंग में लगेगी। तो मतलब काफी कुछ रजे हमें एक साथ पढ़ना है, बट आप टेंशन मत होना, बड़ी बहन आई है, सब करा के जाएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं मैं पढ़ना क्या है। 96 से 112 और कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, फॉर्म की सीरीज एमजेटी सीरीज लगेगी, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 लगेगा, एंड साथ में एलओडीआर भी लगेगा। उसके बाद जब मैं बात करती हूं मीटिंग की, तो लॉ मेकर कहता है कंपनीज एक्ट में बेसिकली शिवानी 3 तरीके की जो मीटिंग है वो हो सकती है, ठीक है। एक तो तेरी मेंबर्स की मीटिंग हो सकती है, एक तेरे डायरेक्टर्स की मीटिंग हो सकती है, और एक मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्लास मीटिंग। वो कह रहा है मेंबर, जब जब तेरे मेंबर मिलेंगे शिवानी, तो उसको तू बोलेगी जर्नल मीटिंग। वो कौन सी मीटिंग होगी? जर्नल मीटिंग। जब जब तेरे डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसको बोला जाएगा बोर्ड मीटिंग। उसको क्या बोला जाएगा? बोर्ड मीटिंग। और जब जब एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, मान लो शेयर होल्डर्स जिनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है उनकी वो मीटिंग हो रही है, शेयर होल्डर्स जिनके पास इक्वल वोटिंग राइट है उनकी मीटिंग हो रही है, तो आपा उनको क्या बोलते हैं रजे? क्लास मीटिंग। क्या बोलते हैं? क्लास मीटिंग। देखिए, अ क्लास मीटिंग इज हेल्ड व्हेन राइट्स ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास आर टू बी वेरीड और ऑल्टर्ड। अब मान लो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है, तो वो कौन सी मीटिंग होगी? क्लास मीटिंग। बट जब सब मेंबर्स की मीटिंग होती है उसे बोलते हैं जर्नल मीटिंग। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रजे, वो भी रिवॉल्व करेगा अराउंड जर्नल मीटिंग ओनली। अब लॉ मेकर कहता है कि देख, जर्नल मीटिंग जो है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है एनुअल जर्नल मीटिंग और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। एक एजीएम और एक ईजीएम। जब आप बात करते हो एनुअल जर्नल मीटिंग, सेक्शन 96, 97, 99 डील्स विद एजीएम। सेक्शन 98
और 100 डील्स विद ईजीएम। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है एनुअल जर्नल मीटिंग, मतलब साल में ये मीटिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। साल में एक बार तो ये मीटिंग हो ही नहीं चाहिए, दैट इज एनुअल, राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि जब तुम्हारा मन करे, जब कोई एक्स्ट्रा काम हो, एनुअल के अलावा जो मीटिंग है, क्या मैं बोल सकती हूँ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? समझो, एक मीटिंग तो कंपलसरी ही है, तो जो कंपलसरी मीटिंग है मैंने उसको बोल दिया है एनुअल जर्नल मीटिंग, और जो मीटिंग कंपलसरी नहीं है, जो इसके अलावा हो रही है, मैंने उसको बोल दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। क्या बोल दिया रजे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। सेक्शंस एक बार दोबारा देख लेते हैं। सेक्शंस कौन से हैं? 96, 97, 99। दोबारा 96, 97, 99। और ईजीएम पे कौन से लगते हैं? 98, 100। बट मैम आपने तो 96 से लेकर के 121 तक कराया था। बिल्कुल, सुनना रजे, सेक्शन 96, 97, 99 एजीएम से बात करते हैं, ठीक है। 9800 ईजीएम की बात करते हैं। और सेक्शन 101 से लेकर जो 121 है ना रजे, ये हर तरीके की जनरल मीटिंग पे लगते हैं, चाहे वो एजीएम हो या वो ईजीएम हो। इनको मैं बोल सकती हूं कि ये कॉमन सेक्शंस हैं। ये कौन से सेक्शंस है रजे? कॉमन। ध्यान से, जैसे 96, 97, 99 ये क्या है? ये स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो सिर्फ एजीएम से डील करते हैं। 9800 ये स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो सिर्फ ईजीएम से डील करते हैं, राइट। बट 101 से लेकर 121 ये ऐसे सेक्शंस हैं रजे जो सारी तरीके की जर्नल मीटिंग से डील करते हैं, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, राइट। हमने बात करी कि एजीएम क्या है रजे? कंपल्सरी, और ईजीएम क्या है? वॉलंटरीली। अब वो बोल रहा है एजीएम में तुम ऑर्डिनरी बिजनेस भी ट्रांजैक्ट कर सकते हो और स्पेशल बिजनेस भी ट्रांजैक्ट कर सकते हो, बट ईजीएम में सारे के सारे बिजनेस क्या हो जाते हैं रजे? स्पेशल। चाहे आप ऑर्डिनरी बिजनेस ही ईजीएम में क्यों ना ट्रांजैक्ट करो, उस ऑर्डिनरी को भी ईजीएम में क्या बोला जाता है? स्पेशल। क्या बोला जाता है? स्पेशल। ये ऑर्डिनरी और स्पेशल का क्या फंडा है इसको हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक बार सेक्शन 96 शुरू करते हैं, जो कि है आपका रजे एजीएम का, जो कि किसका है? एजीएम का। तो लॉ मेकर कह रहा है एनुअल जर्नल मीटिंग, एक तो होगी फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग और एक होगी सब्सिक्वेंट एनुअल जर्नल मीटिंग। अच्छा, फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग मतलब जिस साल तुम इनकॉर्पोरेट हुए, इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद जो तुम पहली एजीएम करोगे, क्या उसको हम फर्स्ट एजीएम बोलेंगे? यस और नो। और उसके बाद जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, हर साल तुम्हारी एक एजीएम होती जाएगी, उस एजीएम को हम क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट एजीएम। वो कह रहा फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए? विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब मान लेते हैं मेरी कंपनी रजे इनकॉर्पोरेट होती है 1 जुलाई 2019 को। मेरी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई? 1 जुलाई 2019 को। तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2020। कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2020। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसके 9 महीने के अंदर अंदर मेरे को अपनी पहली एजीएम करानी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पता है क्या समझते हैं कि यहां से 9 महीने है, 9 महीने फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन है। नहीं, 9 महीने हैं फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 9 महीने कहां से है मेरे बच्चे? फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दोबारा, 9 महीने कहां से है? फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहां खत्म हुआ, इसके 9 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कराना पड़ेगा? फर्स्ट एजीएम। तो अगर आप फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट देखोगे रजे, आप क्या देखोगे? फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट, तो वो क्या आएगी? 31 दिसंबर 2020। क्या आएगी? 31 दिसंबर 2020। ठीक है, ये बात है फर्स्ट एजीएम की। उसके बाद वो कह रहा है सब्सिक्वेंट एजीएम में हम 9 महीने नहीं देंगे, उसमें हम सिर्फ 6 महीने देंगे। उसमें हम कितने महीने देंगे? सिर्फ 6। जैसे ही साल खत्म हुआ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें हर साल अपनी एजीएम करानी पड़ेगी। अगर आप टिपिकली देखो तो जो फर्स्ट एजीएम होती है उसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर तक होती है, बट जितनी भी अब सब्सिक्वेंट एजीएम होती है उनकी लास्ट डेट 30 सितंबर तक होती है, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में मेरे को 9 महीने मिलते हैं, बट सब्सिक्वेंट में मेरे को सिर्फ कितने महीने मिलते हैं मेरे बच्चे? 6।
क्या इतनी चीज मेरे बच्चों को क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब वो क्या कह रहा है कि भाई देख, और चीजें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 2 एजीएम के बीच में जो मैक्सिमम गैप है ना, वो 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट 2 एजीएम्स, राइट, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 एजीएम्स शुड बी लेस देन 15 मंथ्स। और आपको ये देखना है कि हर कैलेंडर ईयर में कम से कम एक एजीएम तो आप कराओ ही कराओ। उसके बाद अगर टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज की बात करूं, अच्छा टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज कैसे निकलेंगी? ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैसे निकलेंगी रजी? ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज की अगर आप बात करोगे तो उनको अपनी एजीएम 6 महीने के अंदर नहीं करानी है, 5 महीने के अंदर करवानी है। और उनको अपनी जर्नल मीटिंग का 1 वे लाइव वेबकास्ट भी करना है। अच्छा ओपीसी क्योंकि सिंगल मेंबर है तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एजीएम। अच्छा अब एक बात सुनना, एक सवाल देखते हैं। मान लो सेम मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है रजे 1 जून 2024 को। कब इनकॉर्पोरेट होती है रजे? 1 जून 2024 को, ठीक है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर बताओ कब खत्म होगा? मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2025, ठीक है। मुझे फर्स्ट एजीएम कब तक करा लेनी है? 30 दिसंबर तक, ठीक है। ये 31 मार्च 2025। अगला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026। अच्छा यहां से मुझे अब कब तक करवानी है एजीएम? 6 महीने के अंदर अंदर। इसकी लास्ट डेट आई 31 दिसंबर और इसकी लास्ट डेट आई 30 सितंबर, ठीक है। अब मान लो क्या किया मैंने, फर्स्ट एजीएम मैंने करा ली रजे 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को मैंने फर्स्ट एजीएम करा ली और अगली एजीएम कराई 30 सितंबर को। नेक्स्ट एजीएम कब कराई? 30 सितंबर। अगर देखा जाए तो ये दोनों एजीएम्स विद इन टाइम हो रही है, राइट। हर कैलेंडर ईयर में भी एक एजीएम हो रही है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच का जो गैप है रजे, क्या वो एक्सीड कर रहा है 15 महीने? यस और नो? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तो ये और 12 ये 18 हो गए। भाई हमने तो बोला है कि 15 महीने से ज्यादा का गैप ही आना नहीं चाहिए। तो आप ऐसी एजीएम्स नहीं करा सकते। आपको एजीएम उस तरीके से करानी है कि गैप मैक्सिमम कितना हो? 15 महीने। कितना हो गैप रजे? मैक्सिमम 15 महीने। और दूसरी बात, हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए और 9 और 6 उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अगर टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में आप आते हो तो आपके लिए 6 महीने नहीं है, आपके लिए सिर्फ 5 महीने हैं जो हमने आपको दिए हैं। और उसके बाद आपको आपकी एजीएम का क्या करना पड़ेगा? 1 वे लाइव वेबकास्ट। क्या पढ़ना पड़ेगा रजे? 1 वे लाइव वेबकास्ट। अब एजीएम की अगर आप बात करते हो तो कह रहा 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डीटीपी। कितने चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रजे? डीटीपी। कौन से डे पे आप एजीएम करा सकते हो, कौन से टाइम पे आप एजीएम करा सकते हो और कौन से प्लेस पे आप एजीएम करा सकते हो। वो कह रहा जब आप डे की बात करते हो, किसी भी दिन आप एजीएम करा सकते हो, बस वो दिन नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। क्या संडे करा सकते हो? यस। क्या होली पे करा सकते हो? यस। क्या दिवाली पे करा सकते हो? यस। बट मैम उस दिन तो छुट्टी होती है, लेकिन वो नेशनल हॉलिडे नहीं है ना। हमारे देश में सिर्फ 3 नेशनल हॉलिडे हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इन 3 दिनों को छोड़ करके क्या आप किसी भी दिन एजीएम करा सकते हो? द आंसर इज यस। एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन एनी डे। एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। सीधी सी बात। जब आप टाइम की बात करते हो तो कह रहा देखो, शुरू करने का टाइम है, खत्म आप जब मर्जी करो। क्या लिखा हुआ है? कैन स्टार्ट ड्यूरिंग ओनली बिजनेस आवर्स। सुबह 9 से 6 तक के बीच में आपको मीटिंग शुरू करनी है। दोबारा, बहुत सारे बच्चों को लगता है 9 से 6 के बीच में शुरू करके खत्म करना है। नहीं, 9 से 6 के बीच में आपको मीटिंग शुरू करनी है। क्या खत्म सुबह के 6 कर सकते हो? यस। रात के 9 कर सकते हो? यस। पर क्या रात के 9 बुला सकते हो? नो। क्या सुबह के 6 बजे मीटिंग बुला सकते हो? नो। तो क्या लिखा है? कैन कंटिन्यू बियॉन्ड दीज आवर्स। बुलानी कब है? 9 से 6। और अगर आप प्लेस की बात करो तो यूजुअली आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही कराओगे या विद इन सेम प्लेस, मतलब सेम प्लेस, सम अदर प्लेस विद इन सेम सिटी भी। यूजुअली आपकी जनरल मीटिंग होगी वो कहां होगी मेरे बच्चे? आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में।
आपकी जर्नल मीटिंग कहां होगी? आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में या किसी और जगह, बट विद इन सेम सीटीवी। बट विद इन व्हाट मेरे बच्चे? सेम सीटीवी। अब जब आप प्लेस की बात करते हो तो लॉ मेकर कह रहे हैं कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो देख, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में कराए, बहुत बढ़िया है, एनी अदर प्लेस विद इन सेम सीटीवी कराए तो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि वो इंडिया में कहीं भी अपनी एजीएम करवा सकती है, प्रोवाइडेड दैट उसको अपने हर एक मेंबर से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर एक कंपनी अनलिस्टेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस में करा रही है, विद इन सेम सिटी में करा रही है, तो जी बहुत बढ़िया। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के पास एक और ऑप्शन है मेरे बच्चे कि वो अपनी एजीएम, सुनना, कि वो अपनी एजीएम इंडिया में भी कहीं भी करवा सकती है। दोबारा, कि वो अपनी एजीएम इंडिया में भी कहीं भी करवा सकती है, प्रोवाइडेड सारे मेंबर से क्या आ जाए रजे? कॉन्सेंट। आइए, राइटिंग में भी आ सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आ सकती है, ठीक है। और अगर करजी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में कराए, विद इन सेम सिटी में कराए, या सीजी की अप्रूवल से कहीं और भी करवा सकती है। मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि लिस्टेड कंपनी के लिए यूजुअली दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन सेम सिटी भी। बट अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो इन इंडिया कहीं और भी करा सकती है अगर वो सारे मेंबर्स की अप्रूवल ले ले, और गवर्नमेंट कंपनी है वो भी सीजी की अप्रूवल से कहीं और भी मीटिंग करवा सकती है। द आंसर इज यस। अब आगे बढ़ते हैं रजे। अच्छा, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके केस में टाइम, डेट और प्लेस जो एजीएम का होगा वो बोर्ड डिसाइड करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा रजे? बोर्ड। अब आता है सेक्शन नंबर 97, एजीएम बाय एनसीएलटी। अगर कंपनी ने एजीएम नहीं कराई एज पर सेक्शन 96, अगर कंपनी ने होल्ड एजीएम को होल्ड करने में डिफॉल्ट कर दिया तो रजे जो मेंबर है वो आपका एनसीएलटी के पास जाएगा, और एनसीएलटी जो है आपको बताएगी कि आपको एजीएम कैसे करानी है। अच्छा, यूजुअली देखा जाए तो वन मैन मीटिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप समझो ना, मैं अपने आप से ही मीटिंग कैसे कर सकती हूँ? मीटिंग में कम से कम 2 लोगों का आना तो जरूरी है। बट क्योंकि अब लॉ मेकर क्या कहता है, इसी तरीके से जर्नल मीटिंग में भी 1 पर्सन मीटिंग इज नॉट अलाउड, कम से कम 2 लोग आपको चाहिए। बट आपने एजीएम कराई नहीं, आपके किसी मेंबर ने एनसीएलटी को अप्लाई किया, अब एनसीएलटी एजीएम करा रही है तो जैसे एनसीएलटी कहेगी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अगर एनसीएलटी बोलेगी कि 1 पर्सन भी आया है तो मीटिंग होगी, तो उसमें फिर 1 पर्सन मीटिंग भी हो जाएगी। आप समझो, वैसे कंपनीज एक्ट में 1 पर्सन मीटिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर एनसीएलटी ने बोला है कि 1 पर्सन मीटिंग होगी तो क्या अब 1 पर्सन मीटिंग हो सकती है? द आंसर इज यस, अब 1 पर्सन मीटिंग हो सकती है। देखिए रजे, एनसीएलटी जो है वो डायरेक्शंस देगी कि कैसे आपको मीटिंग करानी है। सच डायरेक्शंस में इंक्लूड दैट 1 मेंबर ऑफ अ कंपनी, चाहे वो खुद आया है चाहे वो प्रॉक्सी से आया है, हम अगर एक भी आया ना तो उसको भी कोरम मान लेंगे। भाई तुम मत कराओ मीटिंग, तुम मत कराओ, तुम्हारे मेंबर नहीं आए मत कराओ। अगर एक भी मेंबर आ गया, अच्छा चाहे वो खुद आए चाहे वो अपनी प्रॉक्सी भेजे, हम मान लेंगे कि कोरम है। दैट इज सेक्शन नंबर 97, जब आपकी एजीएम कौन करा रहा है? एनसीएलटी, ठीक है। सेक्शन नंबर 100 ईजीएम की बात करता है। ईजीएम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, राइट, मतलब विच इज नॉट कंपल्सरी। अब लॉ मेकर कह रहा है ईजीएम कराने के 4 तरीके हैं। ईजीएम कराने के कितने तरीके हैं? 4। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम करा सकते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, या मेंबर्स खुद करा सकते हैं, या ट्राइब्यूनल करा सकती है, सेक्शन नंबर 98। अच्छा, ट्राइब्यूनल एजीएम करा सकती है, सेक्शन नंबर 97। ट्राइब्यूनल ईजीएम करा सकती है, सेक्शन नंबर 98। ईजीएम कितने तरीकों से हो सकती है? 4। या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर को बोले आजा मेंबर आजा तेरी मीटिंग करा दूं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद, या मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारी मीटिंग करा दो। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कराई तो मेंबर खुद करा लेगा, या फिर चौथा बाय एनसीएलटी। चौथा बाय क्या है रजी? एनसीएलटी। तो ईजीएम करवाने के हमारे पास 4 तरीके हैं। सबसे पहले बोर्ड कराएगा, बोर्ड बीआर पास करेगा, सिंपल सी बात, और ईजीएम को कंडक्ट करेगा, नोटिस वोटिस सब भेज देगा।
बहुत सिंपल है, बोर्ड करा रहा है मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे। तो सबसे पहले रजे जितने भी मेंबर्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोर्ड को कि मीटिंग कराओ, वो अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट आ गई बोर्ड उसके 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कॉल करने के लिए प्रोसीड करेगा और उसके 45 दिन के अंदर मीटिंग करा लेगा। बट अगर बोर्ड नहीं मीटिंग करा पाया, फिर वो जो मेंबर है वो मीटिंग खुद करवाएंगे। मैम एक बार बताओ, देखो अगर बोर्ड नॉर्मल मीटिंग करा रहा है, मान लो बोर्ड ही मीटिंग करा रहा है, ठीक है, तो बीआर पास करेगा, नोटिस वोटिस दे देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो जो रिक्वेजिशंस है वो आ रही है बोर्ड के पास और वो बोल रहे हैं कि हमारी मीटिंग कराओ, तो क्या प्रोसीजर है ये बता दो। आओ चलो, अब आपको ये बताती हूं क्या हुआ रजे। एग्जाम्पल, जितनी भी रिक्वेजिशनिस्ट्स हैं, जितने भी रिक्वेजिशनिस्ट्स हैं, राइट, वो अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। वो अपनी क्या करेंगे रजे, रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, ठीक है। जब से उनकी रिक्वेस्ट सबमिट हुई, वहां से 21 दिन के अंदर अंदर, वहां से 21 डेज के अंदर अंदर जो बोर्ड है रजे वो प्रोसीड करेगा टू कॉल द मीटिंग। बोर्ड विल प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग, ठीक है। वहां से कितने दिन के अंदर अंदर रजे, 21 दिन के अंदर अंदर बोर्ड प्रोसीड करेगा टू कॉल द मीटिंग, और यही से 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। यही से 45 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, मीटिंग हो जानी चाहिए। क्या इतनी बात ठीक है? लेकिन अगर बोर्ड 21 दिन के अंदर प्रोसीड नहीं करता है, तो मेरे बच्चे जो रिक्वेजिशनिस्ट्स है ना, वो खुद मीटिंग करा लेंगे, और उनको यहां से 3 महीने का टाइम दिया जाता है मीटिंग कराने के लिए। मतलब आप बोल सकते हो नेक्स्ट 45 डेज, नेक्स्ट 45 डेज। क्या ये बात समझ आई? देखो मैम, 21 दिन के अंदर अंदर बोर्ड शुड प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग। बोर्ड नहीं कर पाया तो वहीं से फिर मतलब अगर 21 दिन के अंदर बोर्ड टू प्रोसीड द कॉल मीटिंग और 45 दिन के अंदर मीटिंग करानी है, ये 21, 45, 3 महीने ये कहां से काउंट हो रहे हैं? जब से रिक्वेस्ट दी है। और अगर 21 दिन के अंदर बोर्ड प्रोसीड नहीं कर रहा टू कॉल द मीटिंग, तो क्या मेंबर्स खुद करा सकते हैं? यस। मेंबर्स को कितना टाइम दिया कराने के लिए? यहीं से 3 महीने के अंदर अंदर मेंबर्स को भी अपनी मीटिंग करा के बात डन कर देनी है। बात क्या कर देनी है? डन कर देनी है। क्या इतनी बात समझ आई? देखो, अब वो है कि बोर्ड को रिक्वेस्ट कौन कर सकता है। ऐसे तो हर मेंबर आके बोर्ड को बोलेगा कि मीटिंग कराओ, और बोर्ड ने मीटिंग नहीं कराई तो वो खुद मीटिंग करा लेगा। बट मिनिमम मेंबर्स जितने चाहिए सो दैट एक वैलिड रिक्वेस्ट जाए बोर्ड के पास और बोर्ड मीटिंग कराए। वो कह रहा अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो हमें कम से कम उतने मेंबर्स चाहिए जिनके पास कम से कम 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हो व्हिच कैरीज वोटिंग राइट। जिनके पास कम से कम कितना हो? 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैरीज वोटिंग राइट। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स जिनके पास कम से कम 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो। अगर ये लोग कंपनी बोर्ड को बोलेंगे मीटिंग कराने के लिए तो ही बोर्ड ऑब्लाइज्ड है मीटिंग कराने के लिए, और बोर्ड नहीं कराता तो ही ये लोग खुद जा सकते हैं। इससे कम मेंबर्स पे आप रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करोगे। तो एक बार दोबारा, कम से कम कितने मेंबर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि कंपनी में शेयर कैपिटल है या कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। अच्छा, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कम से कम उतने मेंबर्स जिनके पास कितना है? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल कैरीज वोटिंग राइट। दोबारा, जिनके पास कितना है? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट। दोबारा, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। देखो, ईजीएम बाय रिक्वेजिशनिस्ट्स, अगर कंपनी फेल हो जाती है टू प्रोसीड विद इन 21 डेज और टू होल्ड मीटिंग विद इन 45 डेज, तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद मेरे बच्चे मीटिंग जो है बुला सकते हैं विद इन 3 months फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ रिक्वेजिशन। क्या यहां तक क्लियर है? लेकिन सुनना, सच रिक्वेजिशन शेल नॉट पर्टेन टू एनी आइटम ऑफ द बिजनेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय द पोस्टल बैलेट। अब वो कह रहे हैं कि उस रिक्वेजिशन में ऐसी कोई भी आइटम नहीं होनी चाहिए व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय द
पोस्टल बैलेट। उसके बाद कोई भी अगर रीजनेबल एक्सपेंसेस, याद रखना रीजनेबल एक्सपेंसेस, अब बोर्ड ने तो मीटिंग कराई नहीं तो मीटिंग रिक्विजिशंस को करानी पड़ी, तो उस पे जो खर्चा है वो कंपनी बियर करेगी और कंपनी डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन से काटेगी, बट सारा खर्चा नहीं, ओनली रीजनेबल एक्सपेंसेस। ये याद रखना रजे, कोई भी अगर रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर किए हैं मेंबर ने तो रियम्बर्स कर देगी कंपनी और डिडक्ट करेगी फ्रॉम द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। कहां से डिडक्ट करेगी रजे? फ्रॉम द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट ईजीएम, यू टॉक अबाउट व्हाट मेरे बच्चे? ईजीएम। देखो एजीएम का क्या था? एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, टाइम 9 to 6 में कॉल कर सकते हो, प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिसर विद इन सेम सिटी भी। बट ईजीएम में क्या है? एनी डे। ईजीएम किसी भी दिन हो सकती है, ईजीएम मेरे बच्चे किसी भी दिन हो सकती है, एनी डे। इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट तो वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं होगी। अगर कोई भी नॉर्मल ईजीएम है मेरे बच्चे तो आप उसको कभी भी करा लो, बट इफ द ईजीएम इज कॉल्ड बाय द रिक्विजिनिस्ट तो मेरे बच्चे वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं होगी। ईजीएम का टाइम भी एनी बिजनेस, एनी टाइम अदर देन बिजनेस आवर्स में भी बच्चे आप ईजीएम करा सकते हो, प्लेस भी एनी प्लेस इन इंडिया। बट अगर वही मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट कर रहे हैं तो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में या तो विद इन सेम सिटी में कराओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर एनसीएलटी ईजीएम करा रही है, यानी सेक्शन नंबर 98 वो कह रहा है एनसीएलटी सुओ मोटो या फिर कोई भी कंपनी का मेंबर और डायरेक्टर अप्लाई कर रहा है। देखो एजीएम के केस में सिर्फ और सिर्फ मेंबर अप्लाई कर सकता है, एनसीएलटी सुओ मोटो एजीएम नहीं करा सकती। दोबारा, एजीएम के केस में सिर्फ कौन अप्लाई कर सकता है? मेंबर। कौन अप्लाई कर सकता है रजे? मेंबर। ईजीएम के केस में वो कह रहा है मेंबर भी अप्लाई कर सकता है, डायरेक्टर भी अप्लाई कर सकता है, और सुओ मोटो अगर एनसीएलटी चाहे तो वो भी मेरे बच्चे आपकी ईजीएम करा सकती है। एनसीएलटी ए कैन कॉल द ईजीएम एंड ऑल्सो सेम कैन डायरेक्ट दैट कि अगर कोई सिंगल मेंबर भी प्रेजेंट है इन पर्सन और अ प्रॉक्सी तो वो भी वैलिड जर्नल मीटिंग होगी। याद रखो, अगर मान लो सवाल आ गया कि वैसे तो पूरे कंपनीज एक्ट में वन मैन मीटिंग पॉसिबल नहीं है, बट कौन कौन से सिनेरियोज है जिसमें वन मैन मीटिंग पॉसिबल है। मान लो ये सवाल आ गया कि वैसे तो वन मैन मीटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें वन मैन मीटिंग पॉसिबल है, तो क्या जवाब आएगा? अगर एनसीएलटी एजीएम कॉल कर रही है, एनसीएलटी ईजीएम कॉल कर रही है, तो ये बोल सकती है कि अगर एक मेंबर भी आया, चाहे वो खुद आए चाहे वो प्रॉक्सी के थ्रू आए, हम क्या बोल देंगे भाई? वो कॉरम है। उसके बाद नोटिस ऑफ मीटिंग, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन रजे, सेक्शन 101। सेक्शन कौन सा है? 101। अभी तक हमने कौन सा किया है? 96 एजीएम, 97 एजीएम बाय एनसीएलटी, राइट। उसके बाद 100 ईजीएम और सेक्शन नंबर 98 ईजीएम बाय एनसीएलटी। 99 अभी उसका है पनिशमेंट्स का, वो नहीं करना। बट क्या ये चार सेक्शंस हमारे एकदम दिमाग में बस चुके हैं? द आंसर इज यस। अब अगला 101 बोलते हैं नोटिस। अब ये जो नोटिस है ये किसका है? एजीएम का, ईजीएम का। ये मीटिंग का नोटिस है। ये किसका नोटिस है रजे? मीटिंग का नोटिस है। चाहे आप एजीएम कराओ चाहे आप ईजीएम कराओ, आप इसी तरीके से जो है वो नोटिस दोगे। वो कह रहा है एट लीस्ट 21 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा। अच्छा, अगर कोई 21 डेज लिखकर आया या ओनली 21 क्लियर डेज लिखकर आया तो भाई यहीं से चांट आएगा। प्रॉपर बोलो, नोटिस कितने का जाएगा? एट लीस्ट। नोटिस कितने का जाएगा? एट लीस्ट 21 क्लियर डेज। दोबारा, नोटिस कितने का जाएगा? एट लीस्ट 21 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा मेरे बच्चे, जिसमें से जब आप क्लियर डेज काउंट करोगे तो 2 दिन एक्सक्लूड कर दोगे। 2 दिन क्या कर दोगे रजी? एक्सक्लूड। जिस दिन मीटिंग है उस दिन को एक्सक्लूड कर देना, और जिस दिन नोटिस जा रहा है उस दिन को एक्सक्लूड कर देना। इन दोनों दिनों को एक्सक्लूड करने के बाद बीच में कम से कम 21 दिन का टाइम होना चाहिए। और अगर नोटिस पोस्ट से जा रहा है तो 48 आवर्स एक्स्ट्रा एक्सक्लूड होंगे। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें क्लियर 21 की जगह क्लियर 14 डेज आएगा। दोबारा एक बार नोटिस देखते हैं। नोटिस कम से कम कितने दिन पहले जाएगा? 21 डेज पहले। नो, प्रॉपर बोलो, एट लीस्ट 21 क्लियर डेज। ठीक है, जब आप इन क्लियर डेज को काउंट करोगे
तो 2 दिन आप एक्सक्लूड कर दोगे। कौन कौन से? जिस दिन डेट ऑफ मीटिंग, जिस दिन मीटिंग हुई है, और डेट ऑफ डिस्पैचिंग ऑफ नोटिस। डेट ऑफ व्हाट रजे? डिस्पैचिंग ऑफ नोटिस। जिस दिन नोटिस डिस्पैच हुआ है और जिस दिन मीटिंग हुई है, ये 2 दिन आप क्या कर दोगे? एक्सक्लूड। इनको एक्सक्लूड करने के बाद 21 दिन का जो टाइम है वो होना चाहिए। अच्छा, और अगर वहां लिखा हो कि पोस्ट से गया है तो एक्स्ट्रा 2 डेज एक्सक्लूड हो जाएंगे। देखो, अगर नहीं लिखा कि किससे गया है तो आपको 2 दिन ये तो 2 दिन होंगे ही होंगे। देखो, ये तो 21 को काउंट कर रहे हैं, ये तो 2 दिन होंगे ही होंगे। लेकिन अगर पोस्ट से जा रहा है तो एक्स्ट्रा 2 दिन हो जाएंगे। कुछ नहीं लिखा तो मत एक्सक्लूड करके आना। और अगर सेक्शन 8 कंपनी है रजे, तो उसमें कितने देर का नोटिस जाएगा? 14 क्लियर डेज। ठीक है रजे? हाँ जी मेरे बच्चे, तो नोटिस के बारे में राइट हमने बात करी। अब हम ये देखते हैं कि जर्नल मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है या नहीं। अच्छा, नोटिस कितने टाइम का जाता है? कम से कम 21 दिन, 21 क्लियर डेज। या याद रखना क्लियर शब्द, राइट। अगर लेकिन मैम शॉर्टर नोटिस मतलब 21 दिन से कम का नोटिस, क्या 21 दिन से कम का नोटिस भी आ जा सकता है? आओ एक बार देखते हैं। अगर एजीएम की बात करते हैं तो कह रहा 21 से कम दिन का नोटिस जा सकता है अगर अप्रूवल आ जाए 95% या उससे ज्यादा मेंबर से जो एंटाइटल टू वोट है। जो क्या है मेरे बच्चे? एंटाइटल टू वोट। अगर कितने परसेंट मेंबर्स अप्रूवल दे दे? मोर देन इक्वल टू 95% मेंबर्स एंटाइटल टू वोट अगर अप्रूवल दे दे तो एजीएम शॉर्टर नोटिस पे भी हो सकती है। और ईजीएम पे डिपेंड करता है कंपनी में शेयर कैपिटल है या कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। मेजॉरिटी इन नंबर होना चाहिए और उनके पास कम से कम 95% पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो मेरी कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं तो कम से कम मुझे उनमें से 51 का अप्रूवल लेना है और इस तरीके से लेना है कि इन 51 के पास 95% क्या हो? पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो उतने मेंबर्स का अप्रूवल जिनके पास कम से कम 95% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स हैं। तो अगर आप देखो शॉर्टर नोटिस में 95 जा रहा है। एजीएम में केस में उतने मेंबर्स जिनके पास 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू वोट है। ईजीएम में शेयर कैपिटल है या नहीं है? अगर शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी प्लस जिनके पास कितना है? 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो उतने मेंबर्स जिनके पास 95% कम से कम क्या है मेरे बच्चे? वोटिंग राइट्स। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस। अगर आप नोटिस देना भूल जाते हो तो मेरे बच्चे उससे जर्नल मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होती। बट एक्सीडेंटल ओमिशन क्या है? ये डिपेंड करता है केस टू केस। सबको नोटिस गया, एक को जा नहीं पाया, आपने डिस्पैच कर दिया, उस तक पहुंचा नहीं। दीज आर एक्सीडेंटल ओमिशन। अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है, हाँ जी इधर, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है तो शेयर होल्डर आकर ये नहीं बोल सकता कि मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करो। लेकिन अगर आप नोटिस नहीं भेज पाए क्योंकि आपको लगा कि सामने वाला मेंबर नहीं है जबकि सामने वाला मेंबर था तो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिडेट। तो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिडेट। देखिए क्या लिखा है, ओमिशन टू सेंड नोटिस ऑन अकाउंट दैट ही इज नॉट मेंबर although his name is entered in ROM shall invalidate the meeting। देखो, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है तो मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगी। बट इफ देयर इज ओमिशन टू सेंड नोटिस तो मेरे बच्चे यहां पर मीटिंग इनवैलिडेट हो जाएगी। अगर आपने जानबूझकर नहीं दिया तो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिडेट। अब नोटिस में क्या क्या आएगा मेरे बच्चे कि कहां पर आप अपनी एजीएम कराओगे, ठीक है, किस दिन को अपनी मीटिंग कराओगे, उसके बाद मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, मीटिंग का टाइम क्या होगा और प्रॉक्सी की क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। अब वो क्या कह रहा है, जो जर्नल मीटिंग का नोटिस होगा
चाहे एजीएम का चाहे ईजीएम का, दो नोटिस शेल इंक्लूड, एक रूट मैप होगा मेरे बच्चे नोटिस में और एक लैंडमार्क भी आप दोगे नोटिस में। अच्छा, लैंडमार्क की कहां पे जरूरत नहीं है, अगर एक होली ओन सब्सिडरी है तो ऑब्वियसली उसमें लैंडमार्क की जरूरत नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ही मेंबर हैं, उनमें भी किसकी जरूरत नहीं है, लैंडमार्क। मतलब मैम लॉ मेकर कह रहा है कि हर मीटिंग के नोटिस के साथ लैंडमार्क डिटेल्स जो हैं वो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन लैंडमार्क की कहां जरूरत नहीं है। अगर एक होली ऑन सब्सिडरी की मीटिंग है ऑब्वियसली तो लैंडमार्क की जरूरत नहीं है। एक ऐसी कंपनी की मीटिंग है जिसमें सिर्फ डायरेक्टर्स ही जो है मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स ही सिर्फ मेंबर्स हैं, तो वहां पर भी हमें लैंडमार्क की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप नोटिस कैसे दोगे, एज पर कंपनीज एक्ट इन राइटिंग जाएगा या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड जाएगा, बट एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स टू हैंड डिलीवरी से जा सकता है, ऑर्डिनरी पोस्ट से जा सकता है, स्पीड पोस्ट से जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से जा सकता है और कुरियर से भी जा सकता है। अच्छा, किस किस को नोटिस मिलेगा, वो कह रहा देखो एवरी मेंबर को नोटिस जाएगा, ऑडिटर को भी नोटिस जाएगा, डायरेक्टर्स को भी नोटिस जाएगा, कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी है उसको भी नोटिस जाएगा और सेक्रेटेरियल ऑडिटर है तो उसको भी नोटिस जाएगा। दोबारा, जर्नल मीटिंग का जो नोटिस है वो किस किस को जाएगा, एवरी मेंबर को नोटिस जाएगा, एवरी ऑडिटर को नोटिस जाएगा, स्टैट्यूटरी को भी जाएगा, सेक्रेटेरियल को भी जाएगा, डायरेक्टर्स को भी नोटिस जाएगा और डिबेंचर ट्रस्टी को भी नोटिस जाएगा। अब लॉ मेकर कहता है कि देखो अगर कोई मेंबर मर चुका है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस जाएगा और अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसके असाइनी को नोटिस जाएगा। तो किसको नोटिस जाएगा मेरे बच्चे, उसके असाइनी को। फिर सेक्शन 102 बात करता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की। अब आपको पता है देखो, जब आप ईजीएम की बात करते हो तो ईजीएम में एवरी बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस, राइट। बट जब आप एजीएम की बात करते हो, एजीएम में दो तरीके के बिजनेसेस आते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और एक स्पेशल बिजनेस। क्लियर है। ऑर्डिनरी बिजनेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं। इन चारों के अलावा जितने भी बिजनेसेस होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, स्पेशल बिजनेस। हम उन्हें क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस अड्डा, ये क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस, क्योंकि हर जर्नल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अडॉप्शन होती है। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो दैट इज ऑल्सो ऑर्डिनरी बिजनेस। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर दैट इज ऑल्सो ऑर्डिनरी बिजनेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड इट्स रेम्युनरेशन, ये चारों बिजनेस क्या है, ऑर्डिनरी। मतलब माना जाता है ये यूजुअली जर्नल मीटिंग्स में होते ही होते हैं। इनके अलावा जितने बिजनेस होते हैं सारे क्या होते हैं, स्पेशल। और हर स्पेशल बिजनेस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बेसिकली उस स्पेशल बिजनेस को क्या किया होता है मेरे बच्चे, एक्सप्लेन। क्या किया होता है, एक्सप्लेन। अब वो कह रहे हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में एक तो सारी इंफॉर्मेशन आएगी जो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नेसेसरी है कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कंपनी का क्या फायदा है, शेयर होल्डर का क्या फायदा है, शेयर होल्डर को नुकसान तो नहीं हो रहा, ये सारी की सारी चीजें जाएंगी। और मेरे बच्चे जो आप काम कर रहे हो उसमें आपके डायरेक्टर का क्या इंटरेस्ट है, मैनेजर का क्या इंटरेस्ट है, केएमपी का क्या इंटरेस्ट है, मेरे बच्चे ये सारी भी डिस्क्लोजर जाएंगी कि इन लोगों का क्या इंटरेस्ट है। चले, और अगर वो किसी दूसरी कंपनी से रिलेटेड है तो आप मेरे बच्चे अगर उसमें किसी प्रमोटर का मोर देन 2% इंटरेस्ट है तो वो भी क्या करोगे, डिस्क्लोज। अब सेक्शन 103 आता है कोरम का। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। कोरम का मतलब क्या होता है रजे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो लॉ मेकर कह रहा है शिवानी अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट विल बी द कोरम। अगर कौन सी कंपनी है, प्राइवेट। अगेन अगर कौन सी कंपनी है, प्राइवेट, तो 2 मेंबर अगर पर्सनली प्रेजेंट, मतलब प्रॉक्सी के थ्रू प्रेजेंट हो तो नहीं चलेगा, यू हैव टू बी पर्सनली प्रेजेंट। 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, कोरम मान लिया जाएगा। बट अगर शिवानी प्राइवेट कंपनी है तो देख तेरी कंपनी में मेंबर्स कितने हैं। अगर तेरी कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स हैं, अप टू कितने मेंबर्स हैं, 1000 मेंबर्स, सो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, कोरम रहेगी। मेंबर 1000 से ज्यादा है
5,000 तक है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट कोरम रहेगी। और अगर मेंबर 5,000 से भी ज्यादा हैं तो 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट क्या रहेगी, कोरम। दोबारा, अगर कंपनी पब्लिक है, अगर कंपनी कौन सी है, पब्लिक, तो आप देखोगे बेसिस ऑन नंबर ऑफ मेंबर कोरम डिसाइड होगी। अगर मेंबर 1000 तक है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट कोरम रहेंगे। मेंबर 1000 से ज्यादा है, 5000 तक है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट कोरम रहेंगे। और अगर मेंबर 5000 से भी ज्यादा हैं तो 50 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट क्या रहेगी, कोरम रहेगी। उसके बाद मेरे बच्चे पर्सनली प्रेजेंट है मतलब प्रॉक्सी को आप काउंट नहीं करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। और अगर कोई जॉइंट होल्डर है तो उसको क्या ट्रीट करोगे मेरे बच्चे, सिंगल होल्डर। क्या ट्रीट करोगे, सिंगल होल्डर। अब मान लो कोई बॉडी कॉर्पोरेट मेरी कंपनी की मेंबर है या प्रेसिडेंट मेरी कंपनी के मेंबर है तो वो लोग इन पर्सन थोड़ी ना आ सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट भी ऑब्वियसली अपनी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी, राइट। और अगर प्रेसिडेंट है, गवर्नर है तो वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। तो बोल रहे कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है या फिर अगर कोई आप बोलो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो हम मानेंगे उनको पर्सनली प्रेजेंट। यूजुअली प्रॉक्सीज काउंट नहीं होती हैं, बट अगर बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव है या प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव है मेरे बच्चे, आप उसको मानोगे कि दे आर पर्सनली प्रेजेंट। दे आर व्हाट रजे, पर्सनली प्रेजेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट और प्रेसिडेंट और गवर्नर shall be counted for the purpose of quorum if they are personally present। ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है, पर्सनली प्रेजेंट। अब वो कह रहे हैं कोरम जो है इट मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। ऐसा नहीं है शुरू शुरू में कोरम आई और बाद में सब कट लिए, ऐसा नहीं है। पूरी मीटिंग में लगातार कोरम बनी रहनी चाहिए। अब मैम एक बात बताओ, आपने बोला कि प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स हैं और पब्लिक कंपनी भी डिपेंड करता है 5, 15, 30। अगर आर्टिकल्स चाहें तो मेरे बच्चे हाइयर नंबर ऑफ कोरम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आर्टिकल्स ने हाइयर नंबर ऑफ कोरम स्पेसिफाई कर दी तो कोरम फिर वही चलेगी जो आर्टिकल्स में है। उसके बाद मेरे बच्चे 1 पर्सन जो है कैन एक्ट एज अथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मल्टीपल बॉडी कॉर्पोरेट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 बॉडी कॉर्पोरेट ने मिलकर के 5 बॉडी कॉर्पोरेट ने मिलकर के एक पर्सन को ऑथराइज कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? द आंसर इज बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो मैम उस पर्सन को 1 काउंट करेंगे या 5? अब देखो, मान लो अब मैं 5 बॉडी कॉर्पोरेट की रिप्रेजेंटेटिव हूं। अगर मेरे साथ कोई और पर्सन प्रेजेंट है तो मुझे 5 काउंट करो, मतलब टोटल लोग हो गए 6। लेकिन अगर मेरे साथ कोई और प्रेजेंट नहीं है, अगर मेरे साथ कोई और प्रेजेंट नहीं है तो सिचुएशन में आप क्या करोगे मेरे बच्चे? उस सिचुएशन में सिर्फ 1 काउंट होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक इंसान को अगर आप 5 काउंट भी कर दोगे तो मीटिंग तो वो करवा नहीं पाएगा। दे विल बी काउंटेड सेपरेटली फॉर कोरम। अब आप देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इंटरेस्टेड मेंबर है कोई, मतलब उस मेंबर का जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें इंटरेस्ट है, तो मेरे बच्चे वोट नहीं कर पाएगा, वोट नहीं कर पाएगा, लेकिन कोरम के लिए आप उसे काउंट करोगे। अच्छा, अगर कोरम नहीं है, सुनना, अगर कोरम नहीं है तो आधे घंटा हम वेट करते हैं। कितना वेट करते हैं? हाफ एन आवर। अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं आई तो मेरे बच्चे यूजुअली क्या हो जाती है? मीटिंग एडजर्न। मीटिंग क्या हो जाती है? एडजर्न, जिसको आप ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट के नाम से भी जानते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो? ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट। क्या बोल सकते हो मेरे बच्चे? ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट। अगर कोरम 30 मिनट के अंदर नहीं आती है सो मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाती है टू द नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम एंड सेम प्लेस, या फिर अदर टाइम एंड प्लेस एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बट इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्विजिशन, भाई तुमने ही मीटिंग बुलाई, तुम ही खुद नहीं आए, वाह, तुमने ही मीटिंग बुलाई और तुम ही खुद नहीं आए, लॉ मेकर कह रहे ऐसा नहीं होगा। इफ मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्विजिशन तो मेरे बच्चे वो क्या होगी? कैंसिल होगी। देखो, अगर नॉर्मल मीटिंग है तो वो एडजर्न हो जाएगी, बट इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्विजिशन तो वो मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल।
आई होप मेरे बच्चे आपको कोरम समझ आया हो। मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए करा रही हूं क्योंकि मेरे बच्चे ये वन शॉट है, राइट? सो इट इज नॉट लाइक कि हमें प्रॉपर चीजें एक्सप्लेन करनी है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूं। जिस भी बच्चे ने एक बार जर्नल मीटिंग पढ़ा हुआ है, ये जो नोट्स है और जो मैं पढ़ा रही हूं, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है, इतनी श्योरिटी मैं अपनी साइड से आपको देने को तैयार हूं। ठीक है, अब सुनना एक चीज जहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज द नोटिस ऑफ एडजर्न्ड मीटिंग। कहां कंफ्यूज रहते हैं मेरे बच्चे? द नोटिस ऑफ एडजर्न्ड मीटिंग, कि एडजर्न्ड मीटिंग का नोटिस कैसे जाएगा। सुनना, एडजर्न्ड मीटिंग का नोटिस कैसे जाएगा। अब लॉ मेकर कह रहा है, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा होता है कि अगर मीटिंग एडजर्न हो रही है तो आप 3 दिन का नोटिस दोगे। आप क्या करोगे? 3 दिन का नोटिस दोगे। समझो, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कि अगर मीटिंग एडजर्न हो रही है तो 3 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा। या तो इंडिविजुअली भेज दो, और अगर इंडिविजुअली नहीं भेज सकते क्योंकि टाइम नहीं है, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करा दो। लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है कि अगर जो मीटिंग है एडजर्न हुई है 30 दिन तक के लिए, ठीक है, 30 दिन तक के लिए मीटिंग एडजर्न हुई है, मतलब 30 दिन से कम के लिए, तो आप 3 दिन का नोटिस भेजोगे, या तो इंडिविजुअली या तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। बट अगर मीटिंग एडजर्न हुई है 30 दिन या उससे ज्यादा के लिए, या हमें पता ही नहीं मीटिंग कब होगी, तो सिचुएशन में दोबारा से 21 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा। मतलब हम आप ये कह रहे हो, कंपनीज एक्ट बोलता है कि 3 क्लियर डेज का नोटिस दे दो, या तो इंडिविजुअली हर मेंबर को दे दो जैसे पहले गया था, या फिर अगर टाइम नहीं है तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो। तो क्या कर दो? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो। लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि अगर मीटिंग एडजर्न हुई है 30 दिन से कम के लिए, अगर मीटिंग एडजर्न हुई है 30 दिन से कम के लिए, तो 3 दिन का ही नोटिस जाएगा, इंडिविजुअली या एडवर्टीजमेंट। लेकिन अगर मीटिंग 30 दिन या उससे ज्यादा के लिए एडजर्न हुई, मीटिंग 30 दिन या उससे ज्यादा के लिए एडजर्न हुई है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप 21 क्लियर डेज का नोटिस दोगे। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? 21 क्लियर डेज का नोटिस दोगे। क्लियर है? और अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुई तो लॉ मेकर कहता है कि भाई देख, फिर जितने मेंबर प्रेजेंट हैं कम से कम 2 होने चाहिए, उन्हें ही हम क्या मान लेंगे? कोरम। अब एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई तो भाई हम फिर एडजर्नमेंट नहीं करेंगे, सीधी सी बात। कम से कम अगर 2 मेंबर प्रेजेंट हैं तो जितने प्रेजेंट हैं हम उन्हें क्या मान लेंगे मेरे बच्चे? कोरम। क्या मान लेंगे? कोरम। क्या इतनी बात तो क्लियर है? अच्छा, अब ये जो एडजर्नमेंट हो रही थी, ये हो रही थी ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। ये जो एडजर्नमेंट हो रही थी, ये किस वजह से हो रही थी मेरे बच्चे? ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। अब मैम, अगर हमें ड्यू टू अदर रीजन एडजर्नमेंट करानी है तो देखो, अगर कोरम ही नहीं आई तो मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो गई, यस और नो? अगर कोरम ही नहीं आई तो मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो गई। लेकिन मान लो मैम कोरम आई है बट फिर भी मीटिंग एडजर्न करानी है, तो क्या सिनेरियो है? तो वो देखो, वो कह रहा है अगर चेयरमैन चाहे तो मीटिंग एडजर्न करवा सकता है, लेकिन उसको क्या लेनी पड़ेगी? सब मेंबर्स की कंसेंट। और अगर सुनना, अगर मेंबर्स ने चाहा तो चेयरमैन को मीटिंग एडजर्न करवानी ही पड़ेगी। देखो, ये जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं ना जर्नल मीटिंग के, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट नोट्स। व्हाई आई एम सेइंग इट? क्योंकि इनको बनाने में बहुत टाइम लगा है और बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब प्रॉपर मॉड्यूल को देखते हुए ये आपके नोट्स बनाए गए हैं। तो ये जर्नल मीटिंग के जितने भी पेजेस के नोट्स हैं भाई, अगर तुम इनको पढ़ लोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें किसी भी और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई देख, चेयरमैन चाहे, अगर मान लो चेयरमैन को लगता है मीटिंग एडजर्न करवानी है तो चेयरमैन मीटिंग एडजर्न करा सकता है। यहां में क्यों लिखा है? क्योंकि मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। मेंबर्स की क्या चाहिए? अप्रूवल। चेयरमैन में एडजर्न द मीटिंग विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स एट
कोरम इज प्रेजेंट, ऑब्वियसली कोरम तो प्रेजेंट है। लेकिन अगर मेंबर्स खुद बोलते हैं कि हमें मीटिंग एडजर्न करानी है तो चेयरमैन को मीटिंग एडजर्न करवानी पड़ेगी। दैट इज वाई यहां क्या लिखा है, शेल। क्या लिखा है मेरे बच्चे, शेल। द चेयरमैन शेल एडजर्न अ मीटिंग इफ इट इज डायरेक्टेड बाय मेंबर्स, इफ इट इज डायरेक्टेड बाय मेंबर्स। आगे चलते हैं। अब जो रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग पे पास हुआ है, आप उसे जिस मीटिंग में वो पास हुआ है उसी मीटिंग से इफेक्टिव मानोगे, ना कि ओरिजिनल मीटिंग से। अच्छा, यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि जो एडजर्न मीटिंग है इट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग, विच इज ट्रू। बट लॉ मेकर कहता है शिवानी, अगर कोई तेरा रेजोल्यूशन है और वो एडजर्न मीटिंग में पास हुआ, सुनो, कोई क्या है रेजोल्यूशन, वो कहां पास हुआ, एडजर्न मीटिंग में, तो सेक्शन 116 ये बोलता है कि उसको एडजर्न मीटिंग में ही पास माना जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई देखिए, सीधी सी बात, अगर बिजनेस आपका ट्रांजैक्ट हो रहा है थ्रू पोस्टल बैलेट तो उसमें कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगला सेक्शन करते हैं 104, दैट इज चेयरमैन। अच्छा, जब आप चेयरमैन के लिए कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो कंपनीज एक्ट में सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर द चेयरमैन, और अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मेंबर्स अपने आप में से किसी को चेयरपर्सन बना लेंगे मीटिंग का। मतलब कंपनीज एक्ट बहुत क्लियर और बहुत प्लेन बात बोलता है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि आर्टिकल्स जैसे बोलेंगे चेयरमैन वही होगा, जैसे आर्टिकल्स जिसको चेयरमैन बोलेंगे वही चेयरमैन होगा। अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा तो मेंबर्स अपने आप में से एक को चेयरमैन बना लेंगे बाय शो ऑफ हैंड्स। मतलब पहल किसकी है, आर्टिकल्स की। पहल किसकी है, आर्टिकल्स की। अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो क्या वो प्रिवेल होगा, द आंसर इज यस। आर्टिकल्स में जो लिखा है वो बिल्कुल प्रिवेल होगा। आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर चेयरमैन, लेकिन लॉ मेकर कह रहा अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मेंबर्स अपने आप में से किसी को चेयरपर्सन बना सकते हैं उस मीटिंग का, कंपनी का नहीं। उस मीटिंग का कैसे बनाएंगे, बाय शो ऑफ हैंड्स। लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है कि भाई देखो, यूजुअली चेयरमैन होता है बोर्ड का, जो बोर्ड का चेयरमैन है उसी को हम कंपनी का चेयरमैन मानते हैं और वही जर्नल मीटिंग का भी चेयरमैन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 15 मिनट में प्रेजेंट नहीं है या वो मीटिंग का चेयरमैन बनने के लिए अनविलिंग है तो जितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट है मीटिंग में वो डायरेक्टर्स अपने आप में से किसी को क्या बना लेंगे, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। और अगर मीटिंग में कोई डायरेक्टर भी प्रेजेंट नहीं है तब मेंबर अपने आप में से किसी को चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बना सकते हैं। मतलब मैम देखो, कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो आर्टिकल्स में लिखा है वो फॉलो होगा, और अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा तो मेंबर्स अपने आप में से किसी को चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बना लेंगे। एग्जैक्टली। बट मैम आप मेरे को एक बात बताओ, जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 है वो ये बात बोलता है कि शिवानी देख, जो चेयरमैन ऑफ द मीट कंपनी है वही चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बनेगा। यस, अगर वो 15 मिनट में नहीं आता या ही इज अनविलिंग टू एक्ट एज अ चेयरमैन तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो डायरेक्टर्स है वो अपने आप में से किसी को इलेक्ट करेंगे एज, वो अपने आप में से किसी को इलेक्ट करेंगे एज व्हाट, चेयरपर्सन। और अगर डायरेक्टर्स भी नहीं है, सुनना, अगर डायरेक्टर्स भी नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो मेंबर है उसके बाद वो इलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मेंबर्स कैसे इलेक्ट करेंगे, बाय शो ऑफ हैंड्स। कैसे इलेक्ट करेंगे, शो ऑफ हैंड्स। बट इफ पोल इज डिमांडेड, if poll is demanded for the election of the chairman, it should be taken immediately and the chairman elected by show of hands continue रहेगा till the poll रिजल्ट्स। जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो चेयरमैन शो ऑफ हैंड्स पे बना था वो क्या रहेगा, फाइनल। इफ चेयरमैन इज इंटरेस्टेड इन एनी आइटम देन द चेयरपर्सन कैन नॉट प्रपोज सच आइटम एंड सच आइटम शेल बी प्रपोज्ड बाय द डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर। अगर चेयरमैन किसी भी आइटम में इंटरेस्टेड है तो वो इस आइटम को प्रपोज नहीं कर सकता। उस आइटम को कौन प्रपोज करेगा रजिक, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर। अब एक सेक्शन 105 है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉक्सी। अच्छा, प्रॉक्सी का कंसेप्ट क्या बोलता है, मान लो मेंबर्स है, राइट। अब मेंबर अगर मीटिंग में नहीं आ पा रहा
मेंबर अगर मीटिंग में नहीं आ पा रहा तो वो अपने सिवाय किसी और को मीटिंग में भेजता है वोट करने के लिए। मेंबर अपने सिवाय किसी और को मीटिंग में भेजता है वोट करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? प्रॉक्सी। उसी को क्या बोला जाता है? प्रॉक्सी। अब लॉ मेकर क्या कह रहा है? अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू वोट एंड अटेंड जर्नल मीटिंग कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। एक ऐसा इंसान जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है और हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट एट जर्नल मीटिंग, वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। प्रॉक्सी कौन सा पर्सन अपॉइंट कर सकता है? अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू वोट एंड अटेंड जर्नल मीटिंग। अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू वोट एंड अटेंड जर्नल मीटिंग। अब वो कह रहा है पर्सन अपॉइंटेड बाय द मेंबर टू अटेंड जर्नल मीटिंग, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। अब उसके बाद प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी कैन बी अ मेंबर एंड प्रॉक्सी कैन नॉट बी अ मेंबर, बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है। सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी का क्या होना जरूरी है? मेंबर। अब जो प्रॉक्सी है वो मीटिंग में बोल नहीं सकता, वो शो ऑफ हैंड्स में वोट नहीं कर सकता और वो कोरम में भी काउंट नहीं होगा। तो मैम प्रॉक्सी जा क्यों रहा है? ढोकला खाने जा रहा है? मेरे बच्चे क्या अटेंड कर सकता है मीटिंग? यस। क्या पोल में पार्टिसिपेट कर सकता है? यस। क्या पोल डिमांड कर सकता है? यस। तो समझो प्रॉक्सी जो है वो मीटिंग में जाकर के स्पीक नहीं सकता है। स्पीक नहीं सकता मतलब मीटिंग में जाकर के बात नहीं कर सकता, डिस्कशन नहीं कर सकता, शो ऑफ हैंड्स पे वोट नहीं कर सकता और कोरम के लिए उसे काउंट भी नहीं करेंगे। कोरम के लिए उसे काउंट भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या जो प्रॉक्सी है वो मीटिंग अटेंड कर सकता है? यस। पोल को डिमांड कर सकता है। पोल यानी सेक्शन 109 एक तरीके का वोट करने का तरीका है। क्या पोल डिमांड हो सकती है? यस। क्या मेरे बच्चे पोल पे वोट हो सकता है? यस। अब वो कह रहा है एक पर्सन है, क्या वो एक से ज्यादा लोगों की प्रॉक्सी हो सकता है? यस। बट ये लिमिट है, ध्यान रखना, वो मैक्सिमम 50 लोगों की प्रॉक्सी हो सकता है, लेकिन इन 50 लोगों के पास 10% से ज्यादा पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, मेरा जो प्रॉक्सी है वो 40 लोगों का प्रॉक्सी है और उन 40 के पास मिला करके 9% पेड अप शेयर कैपिटल है। चलेगा? चलेगा। मेरा प्रॉक्सी है 51 लोगों का, कितनी भी पेड अप शेयर कैपिटल हो नहीं चलेगा। मेरा प्रॉक्सी है 10 लोगों का प्रॉक्सी, लेकिन उनके पास 12% पेड अप कैपिटल है, क्या ये चलेगा? द आंसर इज नो, ये भी नहीं चलेगा। लॉ मेकर क्या कह रहा है कि अगर एक पर्सन को प्रॉक्सी एक्ट करना है तो हमने ना एक लिमिट दी है, आपको वो लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी। वो लिमिट कितने की है? आप मैक्सिमम 50 मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी हो सकते हो। आप मैक्सिमम 50 मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी हो सकते हो और उन 50% के पास 10% ऑफ शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लो मैम एक इंसान है, उसके पास 12% है, तो वो फिर एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, बट फिर उसका प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। इस बात का ध्यान रखना। अ पर्सन होल्डिंग मोर देन 10% कैन अपॉइंट 1 प्रॉक्सी, लेकिन फिर वो प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी नहीं होगा। अब अच्छा, अब मान लो मैं हूं, मुझे क्या करना है मेरे बच्चे? मुझे प्रॉक्सी मेरे को बनाना है। मैंने प्रॉक्सी बनाया मान्या को, तो कंपनी को बताना तो पड़ेगा कि मीटिंग में मैं नहीं आऊंगी, मेरा प्रॉक्सी आएगा। तो लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी तुझे एक प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करना पड़ेगा। तुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी को एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर जर्नल मीटिंग। एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर जर्नल मीटिंग इन द फॉर्म MJT 11। मतलब जिस दिन मीटिंग है उस दिन कम से कम 48 घंटे पहले, उसके कम से कम 48 घंटे पहले आपको कंपनी को क्या देना पड़ेगा? MGT 11। अच्छा, कम से कम कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले। अगर 24 तारीख को मीटिंग 5 बजे शुरू है तो मुझे कम से कम 22 तारीख के 5 बजे
तक प्रॉक्सी फॉर्म क्या करवा देना है, डिपॉजिट। प्रॉक्सी फॉर्म क्या करा देना है, डिपॉजिट। कौन सा फॉर्म जाएगा, MGT 11। बोलो 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 बोलो, कौन सा फॉर्म जाएगा, जिंदा लाशो इधर, हेलो बेल पेपर इधर, कौन सा फॉर्म जाएगा, MGT 11। आई होप इट्स डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल्स कैन नॉट स्पेसिफाई फॉर लॉन्गर पीरियड्स। आर्टिकल लॉन्गर पीरियड, क्या आर्टिकल बोल सकता है कि प्रॉक्सी 72 घंटे पहले दो, नहीं। प्रॉक्सी 50 घंटे पहले दो, नहीं। बट क्या आर्टिकल ये बोल सकता है कि अगर 24 घंटे भी पहले आएगी तो हम सही मानेंगे? द आंसर इज यस। आर्टिकल ये बोल सकता है। देखो क्या लिखा है, आर्टिकल्स कैन नॉट स्पेसिफाई लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स। आर्टिकल्स कैन नॉट स्पेसिफाई लॉन्गर पीरियड देन 48 आवर्स, हाउएवर, लेकिन लेसर्स आर कैन बी स्पेसिफाइड। ठीक है जी। अब जो प्रॉक्सी फॉर्म है, इट मस्ट बी साइंड एंड इट मस्ट बी डेटेड। जो प्रॉक्सी फॉर्म है वो साइंड और डेटेड होना चाहिए। ठीक है, या तो मेरे बच्चे इन पर्सन आप आके डिपॉजिट करा दो या पोस्ट के थ्रू डिपॉजिट करा दो। अगर आपने प्रॉक्सी फॉर्म विदाउट नेम एंड डेट भेजा है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। प्रॉपर्ली डिवाइड, प्रॉपर्ली साइंड, प्रॉपर्ली स्टैम्प, प्रॉपर्ली डेटेड। इफ इट इज विदाउट नेम एंड डेट इट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। क्या ट्रीट होगा रजी, इनवैलिड। अच्छा, क्या प्रॉक्सी को रिवोक भी कर सकते हो? द आंसर इज यस। रेवोकेशन का मतलब क्या है कि मान लो आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया बट आप मीटिंग में खुद ही चले गए तो प्रॉक्सी रिवोक हो गया। आपने एक पर्सन को अपॉइंट किया, आपको लगा यार ये सुटेबल नहीं है, आप दूसरे को अपॉइंट करोगे विद इन टाइम, तो क्या वो पुराने वाला प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा? द आंसर इज यस, वो क्या हो जाएगा, रिवोक। तो रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी में देखो क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा अगर नया प्रॉक्सी आपने अपॉइंट कर लिया विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो पुराने वाला प्रॉक्सी क्या हो जाएगा, रिवोक। अच्छा, मेंबर ने खुद जाकर मीटिंग अटेंड कर ली और प्रॉक्सी से पहले वोट कर लिया तो भी प्रॉक्सी क्या हो जाएगी, रिवोक। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर प्रॉक्सी वोट कर चुका है तो अब मेंबर प्रॉक्सी को रिवोक नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉक्सी के वोट करने से पहले अगर मेंबर पहुंच जाए अब मेंबर प्रॉक्सी को रिवोक कर सकता है। ठीक है, सो अगर मेंबर ने खुद मीटिंग अटेंड कर ली बिफोर वोट प्रॉक्सी से तो रिवोक हो जाएगा। उसके बाद रेवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी इन राइटिंग, प्रॉक्सी को आपने राइटिंग मतलब राइटिंग में रिवोक कर दिया और कंपनी को बता दिया कि भाई नहीं प्रॉक्सी नहीं चाहिए, या फिर आपने क्या किया, नया प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया फॉर द एडजर्न मीटिंग, तो वो जो ओरिजिनल मीटिंग का प्रॉक्सी था क्या वो उसे रिवोक हो जाएगा? द आंसर इज यस। अब प्रॉक्सी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपको रिवोक कर दिया गया है। उसके बाद क्या प्रॉक्सी की इंस्पेक्शन भी हो सकती है? यस। अब वो कह रहा है कोई भी मेंबर, सो ना कोई भी मेंबर जो चाहता है प्रॉक्सी लिस्ट को इंस्पेक्ट करना, तो इसमें ना इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी में 2 टाइमलाइंस है। कितने टाइमलाइंस है? 2 टाइमलाइंस। लॉ मेकर कहता है कि अगर कोई भी मेंबर प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा इंस्पेक्शन करने का, उसके बाद वो इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब अगर कोई भी मेंबर है वो प्रॉक्सी लिस्ट को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो इंस्पेक्ट करने के लिए उसे क्या देना पड़ेगा, इंस्पेक्शन का नोटिस, एंड उसके बाद वो इंस्पेक्ट कर सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एनी मेंबर हु वांट्स टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सी लिस्ट, उसे कम से कम 3 दिन का नोटिस देना होगा, कम से कम 3 दिन का नोटिस देना होगा। और इंस्पेक्शन कब से स्टार्ट होगी, मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले इंस्पेक्शन स्टार्ट होगी और मीटिंग की कंक्लूजन पे इंस्पेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म। तो मतलब मैम आप ये कह रहे हो, एग्जाम्पल आपको प्रॉक्सी लिस्ट इंस्पेक्ट करनी है तो आपको कम से कम 3 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना होगा कि आपको प्रॉक्सी लिस्ट इंस्पेक्ट करनी है। यस, और इंस्पेक्शन शुरू होगी मीटिंग के शुरू होने से 24 घंटे पहले तक और खत्म होगी मीटिंग के एंड पर। एग्जैक्टली मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब आप वोटिंग्स की बात करते हो, कंपनीज एक्ट में मेरे बच्चे 4 तरीके से आप वोट कर सकते हो। कंपनीज एक्ट में कितने तरीके से वोट कर सकते हो? 4 तरीके से, या तो शो ऑफ हैंड से, या तो ई वोटिंग से, या तो पोल से, या तो पोस्टल बैलेट से। शो ऑफ हैंड सेक्शन 107, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतलब घर बैठे बैठे वोटिंग सेक्शन 108,
पोल, याद करो, प्रॉक्सी कैन डिमांड पोल एंड प्रॉक्सी कैन वोट ऑन पोल एंड पोल कैन ऑल्सो बी डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन, याद है? तो मेरे बच्चे पोल सेक्शन 109 और पोस्टल बैलेट सेक्शन 110। अब आइए सुनना मेरे बच्चे, जब आप शो ऑफ हैंड्स की बात करते हो, किसकी बात करते हो? शो ऑफ हैंड्स की। तो लॉ मेकर कहता है शिवानी सुन, हर मीटिंग पे जो डिसीजंस होंगे वो शो ऑफ हैंड से लिए जाएंगे अनलेस पोल इज डिमांडेड और इफ द वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली। अगर मान लो कोई कंपनी है, उस पे सेक्शन 108 लगता है, मतलब उसे ई वोटिंग करवाने की जरूरत है, तो फिर वो शो ऑफ हैंड्स तो वैसे भी नहीं करा सकती। और अगर किसी ने मीटिंग में पोल डिमांड कर लिया तो भी शो ऑफ हैंड्स नहीं होगा। तो मतलब अगर आप देखो तो सेक्शन 107 क्या बोलना चाह रहा है कि हर मीटिंग पर डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, जल्दी जल्दी बोलो, हर मीटिंग पर डिसीजन लिए जाएंगे बाय शो ऑफ हैंड्स। डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? बाय शो ऑफ हैंड्स अनलेस poll is demanded or voting is carried out electronically, unless poll is demanded and voting is carried out electronically। अब शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है रजे? वन पर्सन का वन वोट होता है, चाहे उसके पास जितने भी शेयर हो। एक पर्सन के पास अगर 10 शेयर है तो उसका भी एक वोट होएगा, एक पर्सन के पास 1000 शेयर है तो उसका भी ये वोट होगा। मैम ये तो गलत है, दैट इज वाई ये बड़ी कंपनीज पर नहीं लगता, क्योंकि उन पर ई वोटिंग लगता है या वो पोल डिमांड कर लेती है, राइट। उसके बाद क्या लिखा है कि डिसीजन की एंट्री जब माइन्यूट्स बुक में हो जाएगी तो इट विल बी ट्रीटेड एज कंक्लूसिव एविडेंस। अब मान लो आपने शो ऑफ हैंड से आपका रिजल्ट आया, अब आपको पता है कि जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के माइन्यूट्स बनते हैं सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग। तो क्या कह रहा है कि जो शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट है, जैसे ही वो रिजल्ट्स माइन्यूट्स बुक में आ जाएगा वो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? कंक्लूसिव एविडेंस। वो क्या बन जाएगा? कंक्लूसिव एविडेंस। मतलब अब इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। आप ये नहीं बोल सकते कि वो जो रिजल्ट है वो क्या है? गलत है। उसके बाद सेक्शन 108 ई वोटिंग। ई वोटिंग मेरे बच्चे कौन सी कंपनी पे लगता है? सबसे पहले जिसकी इक्विटी शेयर्स या जिनके कन्वर्टेबल शेयर्स लिस्टेड है, या एक ऐसी कंपनी जिसके 1000 या उससे ज्यादा मेंबर हैं, उनके लिए ई वोटिंग क्या है? कंपलसरी। दोबारा, ई वोटिंग कौन सी कंपनीज पर लगता है मेरे बच्चे? ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड है, बेसिकली जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है। एक ऐसी कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है उसके लिए ई वोटिंग मैंडेटरी है, और एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर तो लिस्टेड नहीं है बट उसके मेंबर 1000 या उससे ज्यादा है तो उसके लिए भी वोटिंग मुश्किल है, मतलब मैंडेटरी है। अच्छा, 107 में क्या बोला था? हर डिसीजन शो ऑफ हैंड से लिया जाएगा अनलेस वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली। तो मतलब अगर एक कंपनी है उसमें 1000 या उससे ज्यादा मेंबर हैं तो ई वोटिंग तो कंपलसरी है। तो अगर आप देखो तो शो ऑफ हैंड सिर्फ कौन सी कंपनी पे लगेगा? एक अनलिस्टेड कंपनी जिसमें मैक्सिमम 999 मेंबर्स हैं, क्योंकि जैसे ही 1000 होंगे या जैसे ही वो लिस्टेड बनेगी तो क्या मेरे बच्चे ई वोटिंग एप्लीकेबल हो जाएगा? द आंसर इज यस। दोबारा, तो ई वोटिंग कौन कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होता है? ऐसी कंपनीज जिसके इक्विटी शेयर्स या जिसकी जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड है, या ऐसी कंपनीज जो अनलिस्टेड है लेकिन जिसके जो मेंबर्स हैं वो 1000 या उससे ज्यादा है। अच्छा, ई वोटिंग का प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपको एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करना है। स्क्रूटिनाइजर मतलब जो वोट्स को काउंट करेगा, जो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, जो वोट्स को देखेगा कितने फेवर में है कितने अगेंस्ट है, जो रिपोर्ट बनाएगा उसे क्या बोलते हैं रजे? स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर पीसीएस भी हो सकता है, पीसीए भी हो सकता है, पीसीएमए भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है, और कोई और रेप्यूट मतलब कोई और प्रोफेशन का भी हो सकता है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि वो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में ना हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे? आप स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करोगे। उसके बाद
NSDL या CDSL किसी एक एजेंसी को अपॉइंट करोगे, उसके बाद एक कट ऑफ डेट निकालोगे, क्योंकि भाई ऐसे तो शेयर्स तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी, आज शेयर आपके पास, कल शेयर मेरे पास, परसों शेयर किसी और के पास, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट में कौन वोट कर पाएगा ये जानना भी जरूरी है। और इसके लिए निकलती है मेरे बच्चे कट ऑफ डेट, मतलब जो शेयर होल्डर्स मेरे कट ऑफ डेट को शेयर होल्डर्स है, सुनना, जो शेयर होल्डर्स मेरे कट ऑफ डेट को शेयर होल्डर्स हैं ओनली वही वोट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू। तो जो कट ऑफ निकलती है मेरे बच्चे वो जर्नल मीटिंग से 7 दिन पहले की निकलती है। जर्नल मीटिंग से कितने दिन पहले की निकलती है? 7 दिन। तो सबसे पहले आपने स्क्रूटनाइजर अपॉइंट कर लिया, उसके बाद आपने एजेंसी अपॉइंट कर ली, उसके बाद आपने कट ऑफ डेट निकाल दी। कट ऑफ डेट निकालने के बाद आपने चेयरमैन को ऑथराइज कर दिया, क्योंकि जो स्क्रूटिनाइजर है, स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट किसको बना के देगा? ऑब्वियसली चेयरमैन को। सबमिट रिपोर्ट विद इन 3 days फ्रॉम द मीटिंग। जैसे ही मीटिंग हुई उसके 3 दिन के अंदर अंदर स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा? रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा, ऑब्वियसली उसमें चेयरमैन साइन करेगा। जो ई वोटिंग का नोटिस जाएगा वो इंडिविजुअल नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, एजेंसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा और न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी जाएगी। जब आप ई वोटिंग की बात करते हो तो ई वोटिंग में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप घर बैठ के वोट करो या तो मीटिंग में आ करके ही वोट करो। दोबारा, जब आप सेक्शन 108 ई वोटिंग की बात करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप घर बैठ के वोट करो या तो आप मीटिंग में आकर ई वोटिंग करो। मीटिंग में आकर भी शो ऑफ हैंड्स नहीं होगा, मीटिंग में आकर भी ई वोटिंग ही होगा। तो जब आप घर बैठे वोट कर रहे हो इसे बोलते हैं रिमोट ई वोटिंग, और जब आप मीटिंग में आकर वोट करते हो तो दैट इज जर्नल मीटिंग। तो मतलब मैम सेक्शन 108 मतलब जिस कंपनी पे ई वोटिंग लगेगा उसको फिजिकल मीटिंग तो करवानी है, यस, और उसको साथ में अपने शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन भी देना है कि वो घर बैठे भी क्या कर सकते हैं? वोट। तो देखो, रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी ई वोटिंग की शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days। रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी कम से कम 3 दिन तक ओपन रहेगी। और कब क्लोज होगी? जिस दिन मीटिंग है, मीटिंग के 1 दिन पहले शाम को 5 बजे। अब मान लो मेरे को 24 जुलाई की मीटिंग है शाम को 6 बजे की, सॉरी शाम को 3 बजे की, तो मीटिंग सुनना, ई वोटिंग कब क्लोज होगी? 23 जुलाई को शाम 5 बजे तक ई वोटिंग क्या, रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी क्या हो जानी चाहिए? क्लोज, क्योंकि वो क्लोज होगी फिर मीटिंग में आकर के वो लोग ही वोट करेंगे, फिर अगले दिन के अंदर स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बना के तभी तो दे पाएगा, यस और नो। तो लॉ मेकर कहता है जो रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी है वो कम से कम 3 दिन के लिए ओपन रहनी चाहिए, वो कम से कम 3 दिन के लिए ओपन रहनी चाहिए, और वो जिस दिन मीटिंग है उसके 1 दिन पहले शाम 5 बजे बंद होगी। अब मेंबर जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग में वोट कर दिया है, अब मेरे बच्चे वो दोबारा मीटिंग में आकर अपना वोट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो मीटिंग में आ सकते हैं। अच्छा, क्या वो कोरम के लिए काउंट होंगे? द आंसर इज यस, वो कोरम के लिए भी काउंट होंगे। सो दैट इज सेक्शन 108 कंप्लीट। उसके बाद आता है पोल। अब पोल में ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, हु कैन डिमांड पोल एंड व्हेन कैन पोल बी डिमांडेड। ठीक है, तो वो कह रहा है पोल कब डिमांड हो सकती है? बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले या रिजल्ट डिक्लेयर होने पे इमीडिएटली, बाद में नहीं। रिजल्ट या तो शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, या तो तब पोल डिमांड कर दो, या शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया इमीडिएटली, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट आइटम आप पोल डिमांड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? पोल डिमांड कर सकते हो। तो देखो, व्हेन कैन पोल बी डिमांडेड? बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ शो ऑफ हैंड्स, या फिर, ठीक है, सिंपल सी बात। और हु कैन डिमांड पोल? या तो चेयरमैन पोल डिमांड कर सकता है या मेंबर और प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकते हैं। बट मेंबर और प्रॉक्सी कब पोल डिमांड कर सकते हैं? अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है और पर्सन के पास अगर 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, या कम से कम 5 लाख के पेड अप वैल्यू के शेयर्स हैं,
तो पोल डिमांड हो सकती है। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है वो पोल डिमांड कर सकते हैं। एक बार दोबारा, पोल डिमांड कौन कर सकता है? ऑब्वियसली मेंबर्स और चेयरमैन दोनों पोल डिमांड कर सकते हैं, बट कौन से मेंबर्स पोल डिमांड कर सकते हैं? हाँ जी, कौन से मेंबर्स पोल डिमांड कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि कंपनी में चेयरमैन है, सॉरी कंपनी में शेयर कैपिटल है या कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो उतने पर्सन जिसके पास या तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो या मिनिमम 5 लाख के पेड अप वैल्यू के शेयर्स हो। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो जिनके पास क्या हो? 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अच्छा, पोल कब लिया जाएगा? यूजुअली जब से रिक्वेस्ट हुई उसके 48 घंटे के अंदर अंदर पोल लिया जाना चाहिए। मतलब हम 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। कितना टाइम दे रहे हैं मेरे बच्चे? 48 आवर्स। मतलब जब से, सुनना ध्यान से, जब से पोल डिमांड हुआ उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर पोल ले जाना चाहिए। लेकिन अगर पोल डिमांड हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, पोल डिमांड हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन और फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, तो उस टाइम पे पोल इमीडिएटली लिया जाना चाहिए। मतलब मैम यूजुअली पोल जो है डिमांड के 48 आवर्स बाद लिया जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इमीडिएटली ही लिया जाता है हर केस में। लेकिन अगर पोल डिमांड हुआ है फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग और फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन तो पोल शेल बी टेकन फोर्थविथ। अच्छा, पोल का प्रोसीजर भी क्या है? सबसे पहले आप स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करोगे, पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे MGT 12 को, फिर उसके बाद पोलिंग पेपर जैसे ही वो हाँ या ना भर देंगे तो वो लॉक और सील कर दोगे। सुनना, पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स होगा जो लॉक्ड एंड सील्ड होगा। ठीक है मेरे बच्चे, जो भी पोल है वो उस बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। बॉक्स ओपन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस। स्क्रूटनाइजर जो है चेयरमैन के साथ डिसाइड करेगा, स्क्रूटनाइजर वोट को काउंट करेगा और मेरे बच्चे स्क्रूटनाइजर जो है चेयरमैन को 7 दिन के अंदर अंदर MGT 13 देगा एंड चेयरमैन क्या करेगा? डिक्लेयर करेगा रिजल्ट्स। सो दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन पोल। सबसे पहले स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा MGT 12 में, जो भी रिजल्ट्स है वो एक बॉक्स में डाले जाएंगे, बॉक्स को ओपन किया जाएगा 2 विटनेस के साथ, स्क्रूटनाइजर वोट्स को काउंट करेगा, 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बना करके चेयरमैन को देगा इन द फॉर्म MGT 13 एंड मेरे बच्चे चेयरमैन रिपोर्ट को साइन करेगा और रिजल्ट्स को क्या करेगा? डिक्लेयर। उसके बाद आता है सेक्शन 110। सेक्शन 110 बात करता है रजे पोस्टल बैलेट की। किसकी बात करता है? पोस्टल बैलेट की। जिस कंपनी पे मोर देन 200 मेंबर्स हैं उन कंपनीज को पोस्टल बैलेट करवाना क्या है? कंपलसरी। अच्छा, कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो कि कंपलसरीली पोस्टल बैलेट से होनी चाहिए, कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो पोस्टल बैलेट से नहीं होनी चाहिए, और कुछ ऐसी जो बच गई उनको आप पोस्टल बैलेट से करा भी सकते हो और पोस्टल बैलेट से नहीं भी करा सकते। हाँ जी बच्चे, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पोस्टल बैलेट कंपलसरी है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पोस्टल बैलेट इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड की हमने बात की थी कि कहां पोस्टल बैलेट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैम पहले ये तो बताओ पोस्टल बैलेट होता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है? यू हैव टू कम टू मीटिंग देन रेज योर हैंड्स। ई वोटिंग में क्या होता है? 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो आप मीटिंग में आ जाओ या तो घर बैठे वोट करो, बट मीटिंग होती है, राइट। पोल में क्या होता है? मीटिंग में आकर आप पोल डिमांड करो। पोस्टल बैलेट में क्या सिचुएशन होती है कि यहां पर फिजिकल मीटिंग की जरूरत नहीं होती है। यहां पर मेरे बच्चे फिजिकल मीटिंग की जरूरत नहीं होती है, आप घर बैठे बैठे ही वोट कर सकते हो। तो लॉ मेकर कहता है कि कंपनी के ऑर्डिनरी बिजनेस हो गए या वैसे बिजनेसेस जहां डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की सुनी जानी चाहिए, वो तो मीटिंग में आकर ही पता चलेगा ना। अब पोस्टल बैलेट से क्या होगा? रेजोल्यूशन पास या फेल तो हो जाएगा, पर डिस्कशन तो नहीं हो पाएगी ना। यस और नो मानते हो आप भी बात? अगर आपको ये रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करा रहे हो तो या तो वो पास हो जाएगा या तो वो फेल हो जाएगा, बट डिस्कशन नहीं हो पाएगी। लेकिन लॉ मेकर कह रहे शिवानी ऑर्डिनरी मैटर्स जैसे कि 4th है अड्डा, उसके बाद ऐसे मैटर्स जिन पर डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को सुनने का हक है, ऐसे केसेस में फिजिकल मीटिंग होनी जरूरी है, ये पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकते।
ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो पोस्टल बैलेट से होना कंपलसरी है? ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज पोस्टल बैलेट से होना कंपलसरी है। जब आप कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक कर रहे हो और उसमें जो रेजोल्यूशन पास कराओगे वो पोस्टल बैलेट से होना चाहिए। आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो आउटसाइड द लिमिट ऑफ सीटीवी, वो मेरे बच्चे पोस्टल बैलेट से होना चाहिए। आप कंपनी के ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो जिसके लिए आपने पैसा ही उठाया था और अब तक आपके पास अनयूटिलाइज्ड मनी है, पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास होगा। इशू ऑफ शेयर्स विद डीवीआर ओआर पास होता है, पोस्टल बैलेट से होगा। बाय बैक के लिए एसआर जो पास होगा वो पोस्टल से बैलेट से पास होगा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स पोस्टल बैलेट होगा। सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ अंडरटेकिंग एसआर पोस्टल बैलेट से पास होगा। लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज आउटसाइड द लिमिट पोस्टल बैलेट से पास होगा। अच्छा, ये आपको बाय हार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो अगर एग्जाम में आ जाए। अब सुनना, लॉ मेकर कह रहा है शिवानी देख, एक कंपनी है जिसके शेयर होल्डर्स 200 से ज्यादा है, ऑब्वियसली उसको इन सब मैटर्स पे पोस्टल बैलेट कराना है, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज का चेंज कर रही है, ठीक है। अब उसको रेजोल्यूशन पास कराना है। आप ये बोल रहे हो कि वो रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से होना जरूरी है, लेकिन अगर वो एक ऐसी कंपनी है जिसपे ऑलरेडी ई वोटिंग लगता है, समझो वो एक ऐसी कंपनी है जिस पर क्या लगता है, ई वोटिंग, तो आप उस सिचुएशन में उसको पोस्टल बैलेट से ना करा करके अगर ई वोटिंग से भी करा लोगे तो काम चल जाएगा। देखो क्या लिखा है, अगर कंपनी जो है वो ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो ये सारी आइटम्स जो हैं ये ई वोटिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी में ई वोटिंग प्रोवाइड नहीं करती, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है और 999 से भी कम मेंबर है, तो फिर आपको इन आइटम्स के लिए पोस्टल बैलेट करना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर रूल 22 ऑफ एमजीटी रूल्स में लिखा है। सबसे पहला, आप शेयर होल्डर्स को ऑब्वियसली नोटिस दोगे, आप पब्लिक एडवर्टीजमेंट करोगे, वो जो नोटिस है वो आपकी वेबसाइट पे प्लेस्ड होना चाहिए। अच्छा, स्क्रूटिनाइजर की अपॉइंटमेंट तीनों में ही कॉमन है, ई वोटिंग में भी, पोल में भी और यहां पर भी। उसके बाद जो रिपोर्ट होगी स्क्रूटिनाइजर की उसको सबमिट होगी चेयरमैन को, बट नॉट लेटर देन 7 डेज, ठीक है जी। मेंबर्स से रिप्लाई भी आ जाएगा विद इन 30 डेज, मतलब जब से आपने मेंबर्स को नोटिस दिया उसके 30 दिन के अंदर मेंबर से रिप्लाई आ जाना चाहिए। स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के 7 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन को देगा और चेयरमैन रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर देगा। चेयरमैन रिजल्ट्स को क्या कर देगा, डिक्लेयर। पोस्टल बैलेट इनवैलिड कब होगा? अच्छा, हो सकता है कि आज इस वन शॉट में ऐसे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हो जो शायद कभी आज तक आपने ना पढ़ी हो। अच्छा, वन शॉट्स में हम थोड़ी सी फास्ट इसलिए कराते हैं बिकॉज दिस इज वन शॉट, राइट। हम मानते हैं कि आपने चैप्टर पहले 1 से 2 बार पढ़ रखा है, तब आप इस वन शॉट्स को देख रहे हो। बिकॉज जर्नल मीटिंग जब हम क्लासेस में कराते हैं ऑब्वियसली बहुत घंटों का चैप्टर है, राइट। यहां मैं कोशिश करती हूं कि सब समझा दूं कम से कम टाइम में। तो अगर आपको ऐसे वन शॉट्स अच्छे लगे हो या जर्नल मीटिंग का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स थे, तो मेक श्योर मेरे बच्चे मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब वो कह रहा है पोस्टल बैलेट इनवैलिड कब होता है? जब भाई साहब मेंबर के उस पे साइन ही नहीं है, ठीक है जी। पता ही नहीं चल रहा मेंबर ने एसेंट दी है या डिसेंट दी है, मेंबर ने कुछ मार्क ही नहीं किया, 30 दिन के बाद में आपका आया वो नोटिस वापस। मेंबर्स जो था वो कॉल्स इन अरियर था, मतलब उसने कॉल मनी पे नहीं की। फॉर्म डी फेस था भाई, जो फॉर्म्स ही फटा हुआ आया था। मेंबर्स ने साथ में कंडीशन एडेड कर दी। तो इन सारी सिचुएशंस में पोस्टल बैलेट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। जब वो टाइम के बाद आया है, पता नहीं चल रहा, सुनना ध्यान से एक सेकेंड, पता नहीं चल रहा मेरे बच्चे कि उस सिचुएशन में हुआ क्या है। उसके बाद आपका फॉर्म डी फेस्ड हो गया, मेंबर्स ने कंडीशंस एग्री कर दी, कंडीशंस ऐड कर दी। इन सारे सिचुएशंस में हुआ क्या है मेरे बच्चे, प्रो जो आपका पोस्टल बैलेट है वो इनवैलिड हो गया। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जो पोस्टल बैलेट है और ऑल पेपर्स है वो आप अंडर कस्टडी ऑफ स्क्रूटिनाइजर रखोगे। आप अंडर कस्टडी ऑफ स्क्रूटिनाइजर रखोगे जब तक जो चेयरमैन है वो उसके माइन्यूट्स को अप्रूव या साइन नहीं कर देता है।
उसके बाद सेक्शन 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। अब सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन क्या बात बोलता है, सुनना मेरे बच्चे। अब सपोज मेरे को कंपनी का नोटिस आता है और मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें 2-3 आइटम्स और ऐड होनी चाहिए थी। अब यूजुअली कंपनी की जो जर्नल मीटिंग होती है वो जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके विद इन 6 मंथ्स होती है, यस और नो? उसके कितने टाइम में होती है रजब? विद इन 6 मंथ्स। अब लेट अस सपोज एक डेट मान लेते हैं 30 सितंबर और 21 क्लियर डेज पहले नोटिस जाता है, तो मान लेते हैं 1 सितंबर को नोटिस डिस्पैच हो गया। अब दो ऑप्शंस है, ठीक है। या तो जब मुझे 1 सितंबर को नोटिस आया तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें ना कुछ और भी ऐड होना चाहिए, मतलब मुझे नोटिस में कोई चेंज करना है, नोटिस में ये रेजोल्यूशन भी ऐड होना चाहिए। या फिर अभी नोटिस आया ही नहीं है, यूजुअली मुझे 1 मई को लग रहा है कि इस बार जर्नल मीटिंग में ये बात भी रखी जानी चाहिए। मतलब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो मीटिंग एंड नोटिस आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नोटिस में ये बात होनी चाहिए, या फिर अभी नोटिस नहीं है, जर्नल मीटिंग को काफी टाइम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात कंपनी के रखी जानी चाहिए, राइट। इसी को बोलते हैं सर्कुलेशंस ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। तो लॉ यहां पे क्या बोल रहा है, इफ मेंबर्स थिंक दैट अ न्यू रेजोल्यूशन शुड बी टेकन अप or some changes to be made in the current resolution, then member can apply to the company। मैम ऐसे तो हर मेंबर को कुछ ना कुछ तो लगता ही रहेगा, तो लॉ मेकर ने मेरे बच्चे लिमिट लगा दी। लॉ मेकर ने क्या लगा दी? लिमिट। वो कहता कि अगर तुम्हें कोई नया रेजोल्यूशन प्रपोज करना है या जो करंट रेजोल्यूशन जो नोटिस में लिखा है उसमें अगर चेंज करना है, तो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो तुम्हारे पास कम से कम 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, वोटिंग राइट है जिनके साथ। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो तुम्हारे पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। समझो ध्यान से। लॉ मेकर ये कह रहा है कि शिवानी अगर तेरे पास शेयर कैपिटल है, अगर तेरी कंपनी में क्या है? शेयर कैपिटल, तो उतने मेंबर्स जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है हैविंग वोटिंग राइट्स, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉर्मली उतने मेंबर्स जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है वो अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब सेक्शन 111 का पर्पस क्या है सुनना। मेंबर्स चाहते हैं कंपनी को नोटिस देना कुछ प्रपोज्ड रेजोल्यूशन का कि भाई ये रेजोल्यूशन भी डिस्कस होना चाहिए, ठीक है जी। जो वो रिक्वेजिशन दे रहे हैं इट शुड बी इन राइटिंग एंड द साइंड बाय ऑल। राइटिंग में होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में वो जो रिक्वेजिशन है वो डाल कर आएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं शिवानी, देख अगर आपको नोटिस में कोई चेंज करना है तो कम से कम मीटिंग के 2 हफ्ते पहले वो आपको कंपनी को देनी है, और अगर आप नया रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो तो वो मीटिंग के 6 हफ्ते पहले कंपनी को देना है। मैम एक बात बताओ, लेट अस सपोज आप कह रहे हो आपके पास नोटिस आ गया और आपको कुछ नया उसमें प्रपोज करना है, तो मीटिंग के 2 वीक्स पहले देना है, यस। और अभी नोटिस नहीं आया, यू वांट टू प्रपोज ऑल टुगेदर अ न्यू रेजोल्यूशन, तो मीटिंग के 6 महीने पहले देना है, यस। बट अभी पे कैसे पता लगेगा कब मीटिंग है? अब यूजुअली यहां पे अंदाजा लगता है सितंबर में मीटिंग है तो आप मई में रेजोल्यूशन दे दोगे तो ऑब्वियसली 6 हफ्ते का गैप हो जाएगा। लेकिन मैम मेरे को एक बात बताओ, हमने मई में ना नोटिस दिया, कंपनी इतनी चालाक थी कि कंपनी ने 30 मई की जर्नल मीटिंग रख ली। अब ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, अब इसमें तो 6 हफ्ते हुए ही नहीं। तो लॉ मेकर कह रहा है अगर आपके नोटिस देने के बाद 6 हफ्ते से पहले कंपनी जर्नल मीटिंग रख लेती है तो हम ये मान लेंगे कि आपके जो 6 हफ्ते की रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो चुकी है? कंप्लाई। वो क्या हो चुकी है? कंप्लाई। देखो अब वो क्या कह रहा है, इफ एजीएम इज कॉल्ड विद इन 6 वीक्स आफ्टर डिपॉजिट, इवन इफ रिक्वेजिशन वाज नॉट विद इन टाइम, इट विल बी डीम्ड प्रॉपरली डिपॉजिटेड। क्या इतनी बात क्लियर है? यस और नो? उसके बाद जैसे ही कंपनी के पास मेंबर के रेजोल्यूशन का नोटिस आता है वो रेजोल्यूशन कंपनी आगे
भेज देती है। देखो सेक्शन 111 में काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, बट इट इज लाइक आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आई वांट टू प्रपोज अ न्यू रेजोल्यूशन। दो केसेस होंगे, या तो जर्नल मीटिंग का नोटिस आ गया, उसके बाद उसमें मुझे कुछ चेंज करना है, या मुझे पहले कुछ करना है। तो लॉ मेकर कह रहे शिवानी नोटिस आ गया, अब यू वांट टू चेंज समथिंग, सो एटलीस्ट 2 वीक्स नोटिस शुड बी गिवन टू द कंपनी। एंड अगर नोटिस नहीं आया तो एटलीस्ट 6 वीक्स नोटिस शुड बी गिवन टू द कंपनी। और अगर कंपनी ने उस 6 महीने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर ईजीएम करा ली, तो हम ये मान लेंगे कि वो 6 हफ्ते का पीरियड था, वो क्या हो गया है, कंप्लाई। और ये रिक्विजिशन जो तो कंपनी को दे रही है, इट मस्ट बी साइंड एंड इन राइटिंग एंड मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। डन। सेक्शन 112, 113 इज सिंपल, राइट की बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद सेक्शन 115 रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ये स्पेशल नोटिस का कंसेप्ट है, ये हम रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के केस में पढ़ते हैं। अब स्पेशल नोटिस दो जगह यूज होता है। सबसे पहले या तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिमूव्ड, और या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। यहां कभी भी पूरे कंपनीज एक्ट में इन दोनों की जगह कहीं स्पेशल नोटिस का प्रोविजन नहीं लगता है। जो स्पेशल नोटिस का प्रोविजन है मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ इन दो जगहों पे लगता है। सबसे पहले कहां लगता है, जब बात आती है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की। जब किसकी बात आती है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। या तो आप डायरेक्टर को सिर्फ रिमूव कर रहे हो, या रिमूवल जिसको किया उसकी जगह पे नया डायरेक्टर लगा रहे हो, तो स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है। या फिर जब आप ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कर रहे हो अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, तो आपको स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, स्पेशल नोटिस कौन देता है, शेयर होल्डर्स एट लीस्ट 14 डेज बिफोर जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग से कम 14 दिन पहले आप स्पेशल नोटिस दोगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जल्दी कितने दिन में दे सकते हो, 3 महीने। 3 महीने से पहले आप स्पेशल नोटिस नहीं दे सकते। ओके, कंपनी जो है उस स्पेशल नोटिस को ऑल द मेंबर्स को सेंड कर देगी मीटिंग से 7 दिन पहले। और कंपनी कैन सेंड सच नोटिस, या तो इंडिविजुअली ट्रांसफर देगी, या तो मेरे बच्चे एडवर्टाइजिंग इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई देखो, शेयर होल्डर्स है, कौन है मेरे बच्चे, शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स ने कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया, ठीक है, या तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए दिया होगा, या तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए दिया होगा। स्पेशल नोटिस दिया कितने दिन पहले, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जर्नल मीटिंग, और मैक्सिमम 3 मंथ्स बिफोर जर्नल मीटिंग। अब ये कंपनी को दिया। अब अगर टाइम अलाउ करता है तो कंपनी इसको शेयर होल्डर्स को भेज देगी। कंपनी क्या करेगी, इसको शेयर होल्डर्स को भेज देगी। लेकिन अगर टाइम अलाउ नहीं करता तो कंपनी इसके क्या करेगी, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। कंपनी इसकी क्या कर देगी, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। इस सेक्शन को बाकी हम डेप्थ में पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 169, दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, 116 तो मैं आपको करा भी चुकी हूं, ठीक है, कि रेजोल्यूशन कहां पास हुआ माना जाएगा, जिस दिन वो एक्चुअली पास हुआ है, मतलब एडजर्न मीटिंग में। उसके बाद याद करो, मैं हमेशा बात बोलती थी कि जब जब एसआर पास होगा तब तब एमजीटी 14 जाएगा आरओसी को 30 दिन में, राइट। ये बात कहां लिखी हुई है मेरे बच्चे, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 117 में। ये बात कहां लिखी हुई है मेरे बच्चे, सेक्शन 117 में, जो बात करता है फाइलिंग ऑफ certain resolutions and agreements टू आरओसी। मतलब एक कंपनी जब भी इनमें से कुछ करेगी, वो किसके पास फाइलिंग करेगी मेरे बच्चे, आरओसी के पास। वो किसके पास फाइलिंग करेगी, आरओसी के पास। कंपनी क्या करेगी, जैसे कि जब कंपनी ने एसआर पास किया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर एमजीटी 14 पास होगा आरओसी को। अच्छा, इनमें से कुछ भी अगर आईएफएससी कंपनी ने किया है तो 30 दिन की जगह कितने दिन हो जाएंगे, 60 दिन। उसके बाद जब भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ जिसपे हर एक मेंबर की कंसेंट चाहिए थी और हर एक मेंबर की कंसेंट आ गई, तो एमजीटी 14 जाएगा। उसके बाद बीआर पास हो रहा है फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर रीअपॉइंटमेंट, फॉर रिन्यूअल ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एमडी। उसके बाद वॉलेंट्री वाइंडिंग का हो रहा है 179 सबसेक्शन 3, दैट इज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर।
और उसके बाद अदर रेजोल्यूशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो सेक्शन 117 ये बात बोलता है कि एमजीटी 14 जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को। क्या हो रहा है? एग्जाम्पल, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, या ऐसे रेजोल्यूशन जिसपे सब मेंबर्स ने एग्री किया था, बीआर पास हो रहा है फॉर अपॉइंटमेंट, फॉर रीअपॉइंटमेंट, फॉर रिन्यूअल और फॉर वेरिएशंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 या एनी अदर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर 117 आपके एग्जाम्स में आ जाएगा तो आप यही लिख कर आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 118 माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग की बात करता है। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइन्यूट्स का मतलब क्या होता है रजे? समरी। अब आपको पता है कि चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे वो जनरल मीटिंग हो, चाहे वो कमिटी मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, हर मीटिंग के माइन्यूट्स कंपनी को बनाने पड़ते हैं, प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं। और माइन्यूट्स कौन साइन करता है मेरे बच्चे? जो भी उस मीटिंग का चेयरमैन होता है, माइन्यूट्स को वो क्या करता है? साइन। माइन्यूट्स को क्या करता है? साइन। तो सेक्शन 118 टॉक्स अबाउट माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग। ये बोलता है माइन्यूट्स का मतलब क्या होता है? फेयर समरी ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग में क्या क्या हुआ उसकी समरी। उसके बाद जो है डिफरेंट माइन्यूट्स बुक बनाता है फॉर एवरी मीटिंग। एजीएम की माइन्यूट बुक अलग होगी, ईजीएम की माइन्यूट बुक अलग होगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर क्लास मीटिंग हो रही है तो उसकी माइन्यूट बुक अलग होगी। उसके बाद आपकी ऑडिट कमेटी की मीटिंग हो रही है तो कमेटी मीटिंग्स की माइन्यूट बुक अलग होगी। उसके बाद कहता है मिनट्स शैल बी प्रिपेयर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। जब से आपकी मीटिंग खत्म हुई उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर जो माइन्यूट्स है वो बन जाने चाहिए। चेयरमैन चाहे तो उसमें कुछ ऐड और डिलीट भी कर सकता है। कुछ इररेलेवेंट मटेरियल है, कुछ इमैटेरियल मटेरियल है, चेयरमैन चाहे तो उसे डिलीट कर सकता है। और अगर चेयरमैन को ऐसा लगता है कि कोई जो पर्टिकुलर डिस्कशन है वो अगेंस्ट कंपनी है या अगेंस्ट द पर्टिकुलर डायरेक्टर है, वो चेयरमैन उसको वहां से भी हटा सकता है। ये डिस्क्रिप्शन जो है वो चेयरमैन को दी गई है। अच्छा, जो माइन्यूट्स होंगे रजय, याद रखना 8 साल नहीं, वो कब कब तक प्रिजर्व होंगे? वो परमानेंटली प्रिजर्व होंगे। सुनना, जो भी कंपनी माइन्यूट्स बनाएगी मेरे बच्चे, वो माइन्यूट्स परमानेंटली प्रिजर्व होंगे एंड शेल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो, अदरवाइज ऑथराइज्ड पर्सोनल। जो भी कंपनी के माइन्यूट्स हैं वो किसी की कस्टडी में रखे जाएंगे रजे? सीएस की कस्टडी में रखे जाएंगे या किसी अथोराइज्ड पर्सन की कस्टडी में रखे जाएंगे अगर कंपनी में सीएस नहीं है। अच्छा, माइन्यूट्स को साइन कौन करेगा? वो कह रहा है एवरी पेज ऑफ द माइन्यूट बुक शेल बी इनिशिएटेड। इनिशिएटेड मतलब जैसे मेरा नाम शिवानी है तो एस दैट इज इनिशियल, और अगर पूरा शिवानी लिखती हूं सो दैट इज सिग्नेचर। तो शेल बी इनिशियल, हर पेज पे चेयरमैन के इनिशियल होने चाहिए और लास्ट पेज क्या होना चाहिए? साइड होना चाहिए। अच्छा सुनना, अगर बोर्ड मीटिंग है या कमेटी मीटिंग है, बाय द चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग। जर्नल मीटिंग है बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ऑब्वियसली अगर वो नहीं कर पाया है तो कोई और डायरेक्टर। और अगर रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास हुआ है तो भी सेम सिचुएशन होगी। अगर रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास हुआ है तो उस टाइम पे तो मीटिंग हुई नहीं, तो अगली मीटिंग में फिर उसको अप्रूव किया जाएगा। अगली मीटिंग में उसको क्या किया जाएगा? अप्रूव। सेक्शन 119 दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ माइन्यूट्स बुक। जो आपने माइन्यूट्स बुक रखी है, मेंटेन रखी है, उसकी इंस्पेक्शन कैसे होगी? वो कह रहा है रखी कहां पे है आपने जी? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी है। ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेंगी टू मेंबर्स को ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स पर डे ओपन रखना है और फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, बच्चा क्या करता है? इंस्पेक्शन पढ़कर नहीं जाता, बट कभी कभी एग्जाम में इंस्पेक्शन भी आ जाता है। अच्छा, माइन्यूट्स कहां रखी जाएंगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। मेंबर्स उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इंस्पेक्ट करेगा,
फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकता है। और कम से कम हर कंपनी को 2 घंटे तो इंस्पेक्शन खुली रखनी ही रखनी है। और अगर मेंबर फिजिकल कॉपी की रिक्वेस्ट करता है तो मेरे बच्चे उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको मेंबर को फिजिकल कॉपी देनी पड़ती है, बट जो आप उसको कॉपी दे रहे हो वो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और ट्राइब्यूनल भी मेरे बच्चे चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकती है। देखो, मेंबर को इंस्पेक्शन के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, बट अगर मेंबर को कॉपी चाहिए उसकी तो उसको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? और सुनना, और जब कॉपी चाहिए कितने दिन में मिल जाएगी? 7 डेज के अंदर। और उसके बाद सेक्शन 121 बात करता है रिपोर्ट ऑन ईजीएम की। अब ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे लगता है, याद करो। मैम तो क्या लिस्टेड को माइन्यूट्स भी बनाने? नहीं, माइन्यूट्स भी बनाने हैं। तो मैम लिस्टेड कंपनी को माइन्यूट्स भी बनाने हैं और एजीएम पे रिपोर्ट भी बनानी है। यस, तो अगर मेरे बच्चे कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसको जब से एजीएम खत्म हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बनानी है एजीएम पे। रिपोर्ट बनेगी इन द फॉर्म MGT 15। रिपोर्ट बनेगी इन द फॉर्म MGT 15। इट शुड बी साइंड बाय द चेयरपर्सन या फिर 2 डायरेक्टर, जिसमें से क्या हो? कंपनी का MD। जिसमें से क्या हो? कंपनी का MD। दोबारा, सेक्शन 121 किसकी बात करता है? रिपोर्ट की। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो जिस दिन मीटिंग खत्म हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी को एजीएम पे रिपोर्ट बनानी है इन द फॉर्म MGT 15। एंड वो रिपोर्ट मेरे बच्चे कौन साइन करेगा? या तो चेयरमैन या तो 2 डायरेक्टर, जिसमें से क्या हो? MD। ठीक है। सेक्शन 114 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन का है ऑब्वियसली। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो क्या कह रहे हैं? सेक्शन 101 से लेकर 107 और 109 प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर प्राइवेट कंपनी ये लिखती है अपने आर्टिकल्स में और उसने मेरे बच्चे एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई करा हुआ है। एग्जांपल 103 कोरम की बात करता है, 104 चेयरमैन की बात करता है, 105 प्रॉक्सी की बात करता है। तो लॉ मेकर कह रहा है ये सब प्राइवेट कंपनी इंटरनली डिसाइड कर सकती है। कब? जब उसके आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है और जब उसने मेरे बच्चे एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया है। प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कर सकती है कि इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्विजिशन। अब यूजुअली क्या होता है? इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्विजिशन, उसमें कोरम नहीं आती तो वो कैंसिल हो जाती है। बट प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय द रिक्विजिशन एंड कोरम नहीं आई तो मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, मीटिंग क्या होगी? एडजर्न। मीटिंग क्या होगी? एडजर्न। अच्छा, एजीएम है, एजीएम नेशनल हॉलिडे पे नहीं हो सकती, लेकिन ईजीएम है, ईजीएम नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है। बट इफ द ईजीएम इज कॉल्ड बाय रिक्विजिशन, वो नेशनल हॉलिडे पे नहीं हो सकती और एडजर्न एजीएम भी नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है। दोबारा, एजीएम नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? नो। ईजीएम नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? यस। इफ ईजीएम इज कॉल्ड बाय रिक्विजिशन, क्या वो नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? नो। बट एडजर्न एजीएम क्या नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? द आंसर इज यस। उसके बाद हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग की बात करी। वर्चुअल मीटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, राइट? नॉट फिजिकल, इट इज इलेक्ट्रॉनिकल। तो लॉ मेकर कह रहा है देखो इसके एडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली वर्चुअल है तो शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा, टाइम बचेगा, ट्रैवल कॉस्ट बचेगी, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स बहुत दूर रहते हैं उनको इजीली एक्सेस मिल जाएगा और कंपनी के भी एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस होंगे। राइट, सिंपल है। कभी कभार पेपर में वर्चुअल मीटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने आज तक नहीं भी किया तो टेंशन की बात नहीं है, बस ये याद करने हैं, सिंपल। राइट, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली सिस्टम और डाटा सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं। ठीक है, कहीं कभार स्ट्रीमिंग पूरी नहीं हो पाती, लॉग इन ऑथेंटिकेशन चैलेंज रहता है, पता नहीं कौन कब लॉग इन कर ले, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं और डिवाइस कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम होती है कि एंड्रॉइड पे चलेगा, आईफोन पे चलेगा, मैकबुक पे चलेगा, किस पे चलेगा। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? अच्छा, एडवांटेजेस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, इन्वेस्टर्स इजीली ज्वाइन कर पाते हैं, डिस्टेंट जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक्सेस मिल जाता है, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ऑन द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस क्या है? सिस्टम और डाटा सिक्योरिटी का इशू आता है, स्ट्रीमिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, लॉग इन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। अच्छा, ई वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग, वो कह रहे हैं ई वोटिंग का मतलब होता है ऑनलाइन वोटिंग फॉर द शेयर होल्डर्स और इट इंश्योर्स सीक्रेट एंड कन्वीनियंट मीटिंग, नो क्वेश्चन ऑफ प्रॉक्सी अटेंडेंस इन केस ऑफ
वर्चुअल मीटिंग। अब वो कह रहे देखो वर्चुअल मीटिंग के केस में कोई भी प्रॉक्सी का ड्रामेबाज नहीं हो सकता। शेयर होल्डर्स वॉन्ट्स टू स्पीक, अगर वो बोलना चाहता है तो उसको अपना नाम पहले ही रजिस्टर करवाना होगा और वो तभी बोल सकता है जब चेयरमैन अलाउड करेगा उसको बोलने के लिए। ठीक है जी। चेयरमैन, अगर शेयर होल्डर को कोई क्वेरी है वर्चुअल मीटिंग के केस में तो वो क्वेरी पहले ही कंपनी के साथ क्या की जाएगी, शेयर की जाएगी। अगर चेयरमैन डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो कंपनी को मीटिंग क्या करनी पड़ेगी, एडजर्न या अपॉइंट करना पड़ेगा न्यू चेयरपर्सन। अच्छा, अब क्या होता है जर्नल मीटिंग में, ये वाले सेक्शन की बात बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती। अब वर्चुअल मीटिंग है तो प्रॉक्सी का कोई सिनेरियो नहीं आएगा। अगर मैं कुछ बोलना चाहती हूं तो मैं बिना चेयरमैन के अप्रूवल के बोल नहीं सकती। मुझे कोई क्वेरी है तो मुझे कंपनी को पहले वो क्वेरी बोलनी पड़ेगी। मीटिंग में जब मुझे बोला जाएगा माइक ऑफ करने के लिए, मतलब ऑन करने के लिए, मैं तब माइक ऑन करूंगी। अगर चेयरमैन डिस्कनेक्ट करके चला जाता है या तो मीटिंग एडजर्न होगी या तो क्या होगा रजी, नया चेयरमैन अपॉइंट, या क्या होगा मेरे बच्चे, नया चेयरमैन अपॉइंट। तो यहां तक हमने कंप्लीट जर्नल मीटिंग किया एंड आई होप मेरे बच्चे आपको जर्नल मीटिंग बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया हो। एक बार हम लोग सारे सेक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं। 96 एजीएम, 100 एजीएम, 101 नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 कौन सा है रज, चेयरमैन, 105 प्रॉक्सी, 107 शो ऑफ हैंड्स, 108 ई वोटिंग, 109 पोल, 110 पोस्टल बैलेट, 111 मेंबर्स रेजोल्यूशन, 114 ओआरएसआर, 117 जो आपको एमजीटी 14 फाइल करना है आरओसी को, 118 माइन्यूट्स की बात करता है, 116 रेजोल्यूशंस की बात करता है। ठीक है, 115 किसकी बात करता है, स्पेशल नोटिस की, 119 इंस्पेक्शन ऑफ माइन्यूट्स, 121 रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन एजीएम एंड उसके बाद हमने बात करी वर्चुअल मीटिंग्स की। तो मेरे बच्चे यहां तक हम लोगों ने जर्नल मीटिंग कंप्लीट कर दिया है और ये जो नोट्स आपको दिए गए हैं इसके बाहर जर्नल मीटिंग से कोई सवाल आना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने पूरी कोशिश की है कि इम्पॉसिबल रहे, क्योंकि हम मॉड्यूल की हर एक चीज ये 70 पेजेस के नोट्स में मैंने बच्चे हैंड रिटन नोट्स में कवर की है। ये वन शॉट्स आपको कैसा लगा जरूर बताना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर हमारे वन शॉट आपको कोई हेल्प कर पा रहे हैं तो आई गेस वो बहुत 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 बढ़िया बात होगी। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर, आई होप दिमाग में क्लियर होगी। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय।